Hello friends, I welcome you back to my video lectures. My name is Harshit Dwivedi and in this video lecture we will carry on with our topic of time and work. तो फ्रेंड्स मैं हर्षित द्विवेदी आपका अपने वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो में हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो इस बार हम लोग अपने इस टाइम एंड वर्क के टॉपिक के डिस्कशन को बढ़ाएंगे। तो पिछली बार मैंने आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक बताया था, फ्रैक्शन मेथड बताया था, परसेंटेज मेथड बताया था, एलसीएम मेथड बताया था और एफिशिएंसी कंपेयर करना बताया था। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैन डेज बताऊंगा और पाइप्स एंड सिस्टम्स को खत्म करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको एक पर्टिकुलर तरीके का एक कंसेप्ट बताऊंगा जो हमको टाइम जिसके रिगार्डिंग हमको टाइम एंड वर्क में स्पेसिफिक सवाल मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, today I am going to tell you about the concept of man days, then I will tell you about pipes and cisterns, and then I am going to tell you about a particular concept, a particular type of questions that is often asked in time and work questions, and that is very important from the perspective of all examinations. So सबसे पहले man days. अब ये कंसेप्ट ऑफ मैन डेज क्या है? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कुछ तरीके के इस तरीके के सवाल दिखेंगे। पहली बात तो इसमें ये होगा कि मैन डेज में दो चीजें आ जाती हैं कि एक तो आपको एफिशिएंसी कंपेयर करनी होगी और एक जगह आपको वर्क को कंपेयर करना होगा। ठीक है, दो चीजें आपको नजर आ रही, एक जगह आपको एफिशिएंसी को कंपेयर करना होगा, एक जगह आपको वर्क को कंपेयर करना होगा। ठीक है, एफिशिएंसी को कंपेयर करना है, वर्क कंपेयर करना है। अब मान लीजिए आपको कोई केस दे रखा है जिसमें आपके पास बोल रखा है कि आपके 5 मेन हैं, 6 वुमेन हैं और 3 बॉयज हैं। ठीक है, और वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक, इस तरीके का केस दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि दूसरे केस में 4 मेन हैं, 8 बॉयज हैं, 6 वुमेन हैं, वो काम को 8 दिन में कर रहे हैं। फिर तीसरे कंडीशन में पूछ दिया जाए कि 8 वुमेन और 10 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरीके के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस को मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, उसके माध्यम से समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन दिस थिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कांसेप्ट ऑफ मैन डेज वी ब्रॉडली narrow down to two concepts. When we are comparing efficiency, this is efficiency, and when we are comparing work, these two are basically the same things, but the question asked in both of these things are different. For example, if it is asked to you that if 4 men, 8 women, 12 boys do a job in 10 days, or in similar circumstances some more data is given to you and finally some question is asked, then that is a case of work comparison. But when we talk about efficiency comparison, the question number 1 in this blog shows this. आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उस क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से मैं आपको इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत जरूरी है ये मैन डेज को समझना। क्या बोल रहा है? If 3 boys and 4 girls can construct a tower in 43 days, then how many days 7 boys and 5 girls take to construct it? अच्छा, यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं गलती से बोल गया if 3 boys और 4 girls है, if 3 boys और 4 girls है, ये लिखने में से गलती हो गई। If 3 boys or 4 girls can construct a tower in 43 days, then how many days will 7 boys and 5 girls do it? तो यहाँ क्या बोला? 3 boys और 4 girls 43 days। अब सबसे पहले तो यार यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये और एंड में क्या फर्क है। What is the difference between or and? This is a question which is given to me. Friends, that 3 boys or 4 girls complete a tower in 43 days, then in how many days will 7 boys and 5 girls? So first it was using 3 boys or 4 girls, and in the second case it is using 7 boys and 5 girls. तो दो चीजें हो गई, एक जगह और हो गया, एक जगह एंड हो गया। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब ये होता है कि 3 बॉयज ही 43 डेज में कर ले रहे थे या 4 गर्ल्स ही 43 डेज में कर ले रही थी, लेकिन जब 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स उसने बोल दिया तब 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आ गया, एंड आ गया मतलब दोनों मिलके कर रहे हैं, और आ गया मतलब जो जिन दो क्वांटिटीज की बात कर रही है वो अकेले अकेले काम कर रहे हो, और अगर बीच में एंड आ जाता है तो जिन दो क्वांटिटीज को एंड ने जोड़ा है वो मिलके काम कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है, जब बीच में एंड आ जाए तो दोनों क्वांटिटीज मिलके काम कर रही है, जब बीच में और आ जाए तो दोनों क्वांटिटीज अलग अलग काम कर रही है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, this is the difference between or and if it is being told. So suppose 3 boys or 4 girls. So or is separating 3 boys and 4 girls, and 7 boys and 5 girls. So and is separating 7 boys and 5 girls. So when we find or in between boys and girls, then we will understand by it that these two quantities are individually completing the work. That is 3 boys are individually completing the work in 43 days. 3 boys combined, and 4 girls are completing the work in 43 days.
This does not mean that 3 boys and 4 girls. This is 3 boys or 4 girls. When it means or, that means 3 boys are separately completing 43 days, 4 girls are separately completing 43 days. When it says 7 boys and 5 girls, then it means that 7 boys and 5 girls combinedly complete the work. So this means and means combinedly or means individually. 3b individually, 4g individually. नाउ इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि 3 बॉयज में अलग अलग बॉय कर रहे हैं, नहीं, तीनों बॉय मिलके कर रहे हैं, ये चारों गर्ल्स मिलके कर रही हैं, लेकिन 3 बॉय 4 गर्ल्स दोनों मिलके 43 नहीं कर रहे, 3 बॉय अलग कर रहे हैं, 4 गर्ल्स अलग कर रहे हैं। ये और एंड के बीच का फर्क होता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे होगा ये। मैं ये मान लेता हूं, ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि एक बॉय एक दिन में b यूनिट्स ऑफ वर्क करता है, ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि एक बॉय एक दिन में b यूनिट्स ऑफ वर्क करता है, तो 3 बॉय एक दिन में कितने यूनिट्स ऑफ वर्क करेंगे? 3b यूनिट्स ऑफ वर्क। मैंने माना है कि एक बॉय b यूनिट्स ऑफ वर्क करता है, ठीक है। सिमिलरली मैं ये मानता हूं कि एक गर्ल g यूनिट्स ऑफ वर्क करती है, तो मैंने मान लिया एक बॉय b यूनिट्स ऑफ वर्क करता है, एक गर्ल g यूनिट्स ऑफ वर्क करती है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या समझना है यार कि अगर 3 बॉयज हैं तो ये जो b यूनिट्स है मैंने क्या माना है? पर डे माना है, ठीक है। तो एक बॉय एक दिन में b यूनिट काम करता है, एक गर्ल एक दिन में g यूनिट काम करती है, 3 बॉय एक दिन में कितना काम करेंगे? 3b यूनिट करेंगे। और ये 3 बॉयज पूरे काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 43 डेज में। तो अगर आप इस 3b को मल्टीप्लाई कर दो 43 से, तो ये 3b इंटू 43 यानी 129 b यूनिट्स ऑफ वर्क हो गया। अगर मैंने b यूनिट माना है तो b यूनिट के टर्म्स में हमें टोटल वर्क कितना मिल गया? 3b इंटू 43 यानी 129 b यूनिट्स ऑफ वर्क। उसी तरीके से गर्ल एक दिन में g यूनिट्स ऑफ वर्क कर रही है, मैंने माना है, और 4 गर्ल्स एक दिन में कितना करेंगी? 4 इंटू स्मॉल g, तो 4g यूनिट्स ऑफ वर्क हो जाएगा एक दिन में, ठीक है। ये गर्ल्स भी 43 डेज के लिए काम कर रही हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 4g इंटू 43, ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, 4 चक्कू 16, 172g यूनिट्स ऑफ वर्क, 172g यूनिट्स ऑफ वर्क। और इसको आप क्या करो? आप इक्वल कर दो, तो ये यूनिट्स ऑफ वर्क और ये यूनिट्स ऑफ वर्क बराबर है, क्योंकि काम तो दोनों एक ही कर रही हैं, ठीक है। तो b और g के बीच में मुझे एक रिलेशन मिल गया। मैं किसी एक थर्ड क्वांटिटी k के बराबर मान ले रहा हूं मैंने, ठीक है, मैं किसी एक थर्ड क्वांटिटी इनको k के बराबर मान ले रहा हूं। अब तो हो क्या गया? ये टोटल वर्क है 3b इंटू 43, 4g इंटू 43 टोटल वर्क है, तो ये k क्या हो गया? ये k भी टोटल वर्क हो गया, ये k क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। या फिर थोड़ा सा इसको और अच्छे से करें, k ना मान के आपकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, k ना मान के मैं इसे आपकी कन्वीनियंस के लिए w मान ले रहा हूं, ठीक है। तो w में आपको और क्लियरली दिखेगा कि भाई ये यूनिट्स ऑफ वर्क है, w मान लिया, ठीक है। अब आपको ये पता चलेगा कि b बराबर कितना है? b यूनिट्स कितना है? w अपॉन 3 इंटू 43। g बराबर कितना हो जाएगा? w अपॉन 4 इंटू 43। तो ये मैंने b और g की वैल्यू निकाल ली है टोटल वर्क के टर्म्स में, क्योंकि मैंने टोटल वर्क को क्या माना है? w माना है। अब उसने ये पूछा है कि टोटल वर्क को 7 बॉयज और 5 गर्ल्स कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क को 7 बॉयज और 5 गर्ल्स कितने दिन में करेंगे? तो आपको यहां समझना होगा कि टोटल वर्क तो है w, ठीक है, और एक दिन में 7 बॉयज कितना काम करेंगे? 7b। एक दिन में 7 बॉयज कितना काम करेंगे? 7 इंटू स्मॉल b, और b की वैल्यू क्या है? w बाई 3 इंटू 43। तो आप क्या लिखोगे? 7w बाई 3 इंटू 43 प्लस। आप समझ पा रहे हैं ना ये कैसे हो रहा है? आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने b को w के टर्म्स पे रिस्पेक्ट किया है, और 7 अगर एक बॉय एक दिन में b यूनिट काम करता है, 7 बॉय कितना करेंगे? 7b, और b की वैल्यू क्या है? w अपॉन 3 इंटू 43, तो वहां रख दिया। फिर 5 गर्ल्स भी है, तो एक गर्ल कितने यूनिट्स वर्क कर रही है? g यूनिट्स, तो 5 गर्ल कितना करेंगे? 5g, तो आप 5g लिखोगे। अच्छा, ये मैं नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख रहा हूँ? ये मैं डिनोमिनेटर में वो क्वांटिटी लिख रहा हूँ, वो क्वांटिटी ऑफ वर्क लिख रहा हूँ, वो यूनिट्स ऑफ वर्क लिख रहा हूँ जो 7 बॉयज और 5 गर्ल्स एक दिन में करते हैं। तो 5 गर्ल्स कितना करेंगे? 5g, और 1g बराबर कितना है? w इंटू 4 इंटू 43, तो हो जाएगा 5w 4 इंटू 43। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। तो आपको ये तो नजर आ रहा है कि w तो कट गया यार, ठीक है, w कट गया, यहाँ पे 1 अपॉन, नीचे आप कॉमन ले लीजिए तो 3 इंटू 4 इंटू 43 मिलेगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 43 आप कॉमन ले लेंगे तो 4 इंटू 7 28 हो जाएगा, प्लस
4 इंटू 43 यहाँ से, तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3 इंटू 4 इंटू 43, ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, अपॉन 28 प्लस 15 क्या हो जाएगा 43। आपका आंसर क्या आ जाएगा 12 डेज। यानी आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि जो 7 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं वो दोनों मिलके इस काम को 12 डेज में कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, द हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन इज, अच्छा हाँ एक चीज और यार, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी कंपेयर हो रही है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मैन डेज लग रहा है एफिशिएंसी को यूज करके। मैन डेज क्या है, मैन डेज मतलब मैंने माना अगर मैन होता तो मैं कह देता कि एक मैन एक दिन में m यूनिट्स ऑफर करता है, यहाँ बॉय है तो मैंने क्या कहा एक बॉय एक दिन में b यूनिट्स ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने बॉय की एक दिन की एफिशिएंसी को गर्ल की एक दिन की एफिशिएंसी के साथ कंपेयर किया है। तो क्या मैं एफिशिएंसी को कंपेयर कर रहा हूं, तो ये कंसेप्ट ऑफ मैन डेज में एफिशिएंसी कंपेयर करके आंसर को निकालने वाला कंसेप्ट है। ठीक है यार, यहां पे आपको ये समझना है। So friends, what is happening in this question? It was told to me that 3 boys or 4 girls do a work in 43 days, and 7 in how many days that work will be done by 7 boys and 5 girls. So first of all, I have explained the difference between or and. When I say 7 girls and 7 boys and 5 girls, then and means that 7 boys and 5 girls are combinedly doing the operation. And when I say 3 boys or 4 girls, then we can say that 3 boys are separately completing the work in 43 days and 4 girls are separately completing the work in 43 days. So, if 3 boys are completing the work in 43 days, I have assumed the amount of units of work done by a boy as B units per day. Similarly, I suppose the amount of units of work done by a girl in one day is G units. So, how many units will 3 boys will do in one day? 3B units. And how many units will 4 girls will do in one day? 4G units. And how many units will 3 girls will do in 43 days? So, 3B into 43 units. And how many units of work will 4 girls will do in 43 days? 4G into 43 units of work. And these of both will be equal because the work is same, and I assume the number of work, the number of units, the total number of units of work as W units. So I get 3B into 43 is equals to 4G into 43 is equals to W. So B comes out as W by 3 into 43. Similarly, G comes out as W by 4 into 43. So I have compared the efficiency of B and G with respect to the total units of work. That is, B is equals to W units upon 3 into 43, G is equals to W units upon 4 into 43. Now I have to calculate the same work will be done by 7 boys and 5 girls in how many days. So the total work is W. I divide it by the amount of units done by 7 boys and 5 girls in one day. So 7 boys will do 7B units and B is equals to 4W by 43. So 7 into W by 43 I have written, plus 5 girls will do 5 units, and similarly G is equals to W by 4 into 43, that is W by 172. So I have written 5G as 5 into W by 4 into 43. And when I have solved it, I got the answer as 12 days. My answer became 12 days. This was also a solution to my question number 1. Okay friends, तो ये एक चीज बताई मैंने आपको, ठीक है। इस चीज के बेसिस पे इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। In 16 days, 45 persons can complete a particular job. After working on the job for 6 days, 30 more persons joined the rest. In how many days from now will they complete the work? यार आपको यहाँ पे आप एक चीज समझनी पड़ेगी। ये जो कंसेप्ट ऑफ मैन डेज है, इसका मैं आपको एक फॉर्म समझाता हूँ। फॉर्म क्या है कि आप मान लीजिए कि पहले केस में M1 मैन है, ठीक है, और ये M11 D1 डेज के लिए काम करते हैं और हर दिन में वो H1 आवर्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। और इस टाइम में वो काम कर रहे हैं W1 यूनिट्स। क्या बोला मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए M1 मैन है, ये मैं जनरल टर्म्स में आपके सामने एक्सप्रेशन रख रहा हूं। मान लीजिए M1 1 है, ये कितने भी मैन हो सकते हैं, 5 10 15 20, ये D1 डेज के लिए काम करते हैं और हर दिन H1 आवर्स के लिए काम करते हैं, और इतना काम करने के बाद जो टोटल काम इन्होंने किया वो W1 यूनिट्स आता है। ये पहला केस बताया। दूसरा केस मैं बताता हूं कि मान लीजिए M2 मैन है,
ठीक है, और ये M2 men D2 डेज के लिए काम करते हैं, ठीक है, और हर दिन में ये H2 आवर्स के लिए काम करते हैं, और टोटल काम ये जो करते हैं वो है W2 यूनिट्स, ठीक है। ये तीन चीज आपको बता देंगे। तो फिर फॉर्म क्या बनेगा, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मैन डेज करता है। यहाँ पे क्या है, W1 और W2 काम कर रहा है। पहले केस में कितना काम हो रहा है, W1 हो रहा है, दूसरे केस में कितना काम हो रहा है, W2 हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क का कंपैरिजन हो रहा है, और वर्क का कंपैरिजन हो रहा है, तो उसमें फाइनल फॉर्म क्या बनेगा, फाइनल फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा, M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 H2 इज इक्वल टू W1 बाय W2, ये बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, एज्यूम करते हैं, मान लीजिए M1 मन थे, ठीक है। अब आप ये मानो, ठीक है, अब आप ये मानो कि जो M1 मैन है, ठीक है, उनकी जो पर डे की एफिशिएंसी है, उनकी जो पर डे की एफिशिएंसी है, मान लीजिए वो x यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से मानो कि उनकी पर आवर की एफिशिएंसी x है, यानी वो एक घंटे में x यूनिट्स ऑफ वर्क करते हैं। तो H1 घंटे में कितने यूनिट्स ऑफ वर्क करेंगे, H1 इंटू x, फिर H1 इंटू x वो कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ वर्क एक दिन में, तो D1 डेज में कितने यूनिट्स ऑफ वर्क करेंगे, D1 इंटू H1 इंटू x, ठीक है। फिर M1 मैन है तो टोटल M1 कितना कर देंगे, D1 डेज में H1 काम करते हो तो हो जाएगा M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू x यूनिट्स, ठीक है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, W1 यूनिट्स के बराबर। सिमिलरली यहां से कितना निकल के आएगा, यहां पे भी अब ऑब्वियस सी बात है, मैन तो वही है यार, उसकी एफिशिएंसी तो वही होगी, अनटिल एंड अनलेस आपसे क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि जो दो आदमियों की बात हो रही है उनकी एफिशिएंसी अलग अलग है, आप उनकी एफिशिएंसी सेम ही मानेंगे। यानी यहां पे दोनों में मैंने कहा M1 मैन D1 डेज के लिए काम कर रहा है, H1 आवर्स के लिए कर रहा है, दूसरे में M2 मैन D2 डेज के लिए काम कर रहा है, H2 आवर्स के लिए कर रहे हैं। अब अगर इसने इस क्वेश्चन में उसके अलावा कुछ भी नहीं कहा है दोनों केसेस में मैन की एफिशिएंसी में, तो आप यहां मान के चलेंगे कि जो मैन यहां काम कर रहे हैं और जो मैन यहां काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी बराबर है। तो जब आप ये मान लेंगे तो इस केस में भी एक घंटे में वो कितने यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है, x यूनिट्स ऑफ वर्क, तो H2 आवर्स में कितने करेगा, H2 इंटू x, फिर ड्यूटी डेज में कितने करेगा, D2 इंटू H2 इंटू x, और M2 में कितने कर देंगे, M2 इंटू D2 इंटू x यूनिट्स, और वो किसके बराबर हो जाएगा, W2 के बराबर। फिर ये दो इक्वेशन बनती नजर आएंगी आपको, आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो आपको फॉर्म क्या मिलेगा, M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 H2 इज इक्वल टू W1 बाय W2। इस कंसेप्ट का बहुत यूजेज है। कैसे यूज है, यहां पे तो मैंने आपको वर्क अलग अलग दिखा दिया, W1 बाय W2 मैंने आपको वर्क अलग दिखा दिया, लेकिन आपसे पता क्या बोलेगा, आपसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछेगा, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5 men take as much time to do a job as 10 women take. If 6 men takes 10 days to complete a job working 4 hours a day, how much time would 10 women take to do a job as much as farmer working 6 hours in a day? ठीक, अब यहां पे हुआ क्या यार, यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेन वुमेन वाला क्वेश्चन है, यहां पे मेन और वुमेन को चेंज कर दिया। मान लीजिए वुमेन की जगह मेन की ही बात कर रहा होता, ठीक है, तो वुमेन और मेन के बीच में तो रिलेटिव इसने एफिशिएंसी दिखा दी, ठीक है। अगर किसी केस में केवल मैन आ जाए तो फिर तो आप एफिशिएंसी सेम ही मान के चलोगे। इसमें तो क्वेश्चन में बता रखा है कि मैन और वुमेन अलग है, उनकी एफिशिएंसी अलग है, लेकिन जब क्वेश्चन में नहीं बता रखा है एफिशिएंसी अलग है, तब तो एफिशिएंसी सेम ही मान के चलोगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें आपके सामने किस तरीके के आएंगे, अक्सर अगर आपको देखते हैं आपसे बोल देगा कि 10 बॉय 15 दिन में हर दिन 8 घंटे काम करते हुए एक काम को कर रहे हैं, तो उसके बाद पूछ देगा कि उसी काम को 18 मैन 8 दिन में काम करके कितने घंटे वो हर दिन काम करेंगे कि उसी काम को कर देंगे। तो इस तरीके के केस में ये जो W1 है और W2 आपका सेम हो जाएगा, यानी ये W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 इंटू D1 इंटू H1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2। यानी रियली में जो आपको सवाल मिलेंगे एग्जाम में, उसमें आपका ये जो W1 और W2 है ये हो सकता है बराबर हो, या फिर बोल देगा कि इस केस में जो काम हो रहा है वो इसके दुगना है, तो फिर W1 अपॉन W2 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से वो सवाल को आपको चेंज करेगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आराम से सवाल को कर सकते हैं। क्या है, M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 H2। M1 किसे दिखा रहा है, नंबर ऑफ मेन इन फर्स्ट केसेस, नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केसेस, नंबर ऑफ आवर्स इन फर्स्ट केसेस। फिर दूसरे में नंबर ऑफ मेन इन सेकंड केसेस, नंबर ऑफ डेज इन सेकंड केसेस, नंबर ऑफ आवर्स इन सेकंड केसेस। और W1 अपॉन W2 क्या है, वर्क डन इन द फर्स्ट केस अपॉन वर्क डन इन द सेकंड केस। मान लीजिए कोई दीवार बन रही है, ठीक है, और उसने पूछा कि इतने आदमी इतने दिन में इतने घंटे काम करके एक दीवार बनाते हैं जिसका डायमेंशन है L1 B1 H1,
और दूसरे केस में बोलता है कि M2 आदमी D2 डेज काम करते हुए हर दिन H2 काम करते हुए एक दीवार बनाते हैं जिसका डायमेंशन है L2 B2 H2, तो उस केस में कुछ ऐसा बन जाएगा M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 H2 L1 B1 H1 अपॉन L2 B2 H2। यानी यहाँ पे जो उस वॉल का वॉल्यूम है उसी को हमने वर्क मान लिया। और ऑब्वियस सी बात है जो वॉल बनती है उसका वर्क क्या होता है, उसका पूरा वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्क की जगह अगर आपको वर्क का रेशियो नहीं दे रखा है और आपको दीवार के डायमेंशन देने रखे हैं, ठीक है, तो आप उसका वॉल्यूम निकाल दीजिए और वॉल्यूम का रेशियो ले लीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, I am telling you the concept of man days comparing the work. In the first case, I have told you that there are M1 men, D1 men, and working for H hour a day, and they do work W1 units. And in the second case, there are M2 men, they work for D2 days, and per day they work for H2 hours, and they do a work W2. So in this case, the concept of man days says that M1 D1 H1 upon M2 D2 H2 will be equals to W1 by W2. Why it is happening? That is, we are comparing work. How? Because in both the cases, it is talking about men. So I will suppose here, until and unless the question says me that the efficiency of the men are different, you are going to assume the efficiency of the men in both cases is equal. So if I assume that one man does X units of work in 1 hour, so each H1 hours he will do H1 X units, in D1 days he will do D1 into H1 into X units, and M1 people will do M1 into D1 into H1 into X units. Similarly, in the second case, M2 into D2 into H2 X units. And it will be, in the first case, the total number of units will be equals to W1 units. In the second case, total number of units will be equals to W2 units. When you are going to divide it, you are going to get M1 D1 H1 upon M2 D2 H2 is equals to W1 by W2. Now, really, when you will be solving the questions in exam, say for SSC, CGL and Bank PU, what type of questions you are going to do? You are going to see that it will say that 10 men are employed for 8 days, working 8 hours a day. They complete a work. Now, the same work has to be completed by 18 men working 5 days, and for how many hours? In the second case, the men has to work. तो उसमें आप क्या करेंगे? What you will do? You simply put the values in this equation, and obviously in that case, both the work in both the conditions become equal. That is, W1 becomes equals to W2. So what will the formula become? The formula will become M1 D1 H1 is equals to M2 D2 H2. Similarly, if the question is something that M1 days are employed for D1, M1 people are employed for D1 days for H1 hours. They build a wall which has a dimension of L1, B1 and H1. L1 is the length, B1 is the breadth and H1 is the height. Similarly, M2 people employed for D2 days working H2 hours per day complete a wall of volume L2, B2, H2 of dimensions L2, B2, H2. Then the ratio of work will become something like this, L1, B1, H1 upon L2, B2, H2, and this becomes the form. Okay friends? अब इसको यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे। इसको यूज करते हुए इस कंसेप्ट से बाकी सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसी के बेसिस पे है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ मैन डेज पे बेस्ड है। इन 16 days 45 persons can complete a particular job. After working on the job for 6 days 30 more persons joined the rest. In how many days from now would they complete the job? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 16 दिन में 45% से एक जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आसान कैसे, मान लीजिए यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको कि अगर 45 लोग 16 दिन में जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक पर्सन एक दिन में x यूनिट्स ऑफ जॉब करता है, एक पर्सन एक दिन में x यूनिट्स ऑफ जॉब करता है, तो 45% एक दिन में कितना जॉब करेंगे? 45x। ठीक है, 45% एक दिन में करेंगे 45x यूनिट्स ऑफ वर्क, और फिर 45% जब 16 दिन के लिए काम होगा तो कितना काम हो जाएगा? 45 इंटू एक्स इंटू 16। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल वर्क। ये तो होगा आपका टोटल वर्क। उसके बाद उसने कहा कि 6 दिन के लिए उन्होंने काम किया और 6 दिन के बाद 30 लोग और आ गए। 6 दिन में उन्होंने काम किया, यानी कि ये 45x लोगों ने 6 दिन के लिए काम किया, तो इतना काम किया। ठीक है, ये काम इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो कितना काम बचा है? यानी कि आप बचा है 45x इंटू 10 काम बचा। या फिर आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हो कि यार 6 दिन तक नॉर्मली काम करता था, तो 6 दिन के बाद कितना काम बचा होगा? 45x इंटू 10 काम बचा होगा। यहाँ पे x मैंने क्या माना है कि एक दिन में एक आदमी कितने यूनिट्स ऑफ काम कर रहा है। अब इसके बाद 30 और पर्सन आ गए, तो इसके बाद 30 और पर्सन आ रहे हैं। 45% पहले से हैं, 30 और आ गए तो कितने हो गए? 75। और अब ये 75 एक दिन में कितना करेंगे? 75x यूनिट्स ऑफ वर्क। और मान लीजिए अब ये डी डेज के लिए और काम करते हैं
और काम कितना करना है 45x इंटू 10, तो x कट गया, डी की वैल्यू निकालते हैं 45 इंटू 10 अपॉन 75, 15 5 75, 15 3 45, 5 to the 10 6 days, यानी कि 6 दिन के बाद 6 दिन और लगेंगे बचे हुए काम को कंप्लीट करने के लिए। कितने और दिन लगेंगे 6 डेज। उसने पूछा है कि अब और कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने के लिए, तो 6 डेज और लगेंगे। So friends, what is happening in this question? It is told to me that 16% can complete a job. Sorry, 45% can complete a job in 16 days. This is the question that is being asked to me. So what I have assumed? I assumed that one person in one day completes X units of work. So one person in one day completes X units of work. So 45 persons in one day will complete 45X units of work. So obviously this 45X will be the number of units of work completed in one day. Then these 45% working 16 days will do 45x into 16. This 45x into 16 units becomes the total work. Now after 6 days, 30 more persons come in. So in 6 days, how much work will be done? 45x into 6, because 45x is the number of work done by 45 persons in one day. This is in units. So obviously, I am going to subtract this 45x into 6 from 45x into 16, because this much amount of work has been done and this much amount of work is there. So obviously, how much work is remaining? 45x into 10. And you can obviously write it directly also, because for 16 days, in 16 days they can complete the work. And obviously, I am assuming that every person is having the same efficiency and they are doing work on the same rate. So obviously, 10 days work will be remaining. So 10 days work will be 45x into 10, because 45x is the number of units of work done by 45 persons in one day. Now, this 45x into 10 units of work has to be done. Previously there were 45 persons, 30 more persons come in. So now number of persons are there, 45 plus 30, 75. So 75 persons in one day will do 75x units of work, because I am assuming that every person has having the same efficiency. So 75x units of work in one day. How many more days are required to complete the work? I suppose D days are more required to complete the work. So 75x into D becomes the total work that is to be done. And how much total work is to be done? 45x into 10, the remaining work. So I solved the value of D. I got the answer as 6 days. Okay friends. So this is the solution of question number 2. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 men take as much time to do a job as 10 women take. ठीक है, 5 आदमियों को उतना ही टाइम लग रहा है एक जॉब करने में जितना 10 वुमेन को लग रहा है। तो इस बेसिस पे अगर मैं ये मानूं कि एक आदमी यहाँ पे किस टाइम यूनिट की बात कर रही है, खो रही है, यहाँ पे बात हो रही है 6 men take, डेज की भी बात हो रही है, आवर्स की भी बात हो रही है, डेज की भी बात हो रही है, आवर्स की भी बात हो रही है। तो मैं मानता हूं कि एक आदमी 1 घंटे में m यूनिट्स ऑफ वर्क करता है, यानी एक आदमी 1 घंटे में m यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है 5 आदमी 1 घंटे में कितना करेंगे? 5m यूनिट्स ऑफ वर्क करेंगे। ये कितना है? ये वो वर्क है जो 5 आदमी 1 घंटे में कर रहे हैं। उसने कहा कि 5 men take as much time to do a job as 10 women take। तो ऑब्वियसली बात है 1 घंटे में इतना ही काम करने के लिए 10 वुमेन चाहिए होंगी। तो 10 वुमेन 1 घंटे में कितना काम करेंगे? तो मैं मान लेता हूं कि W यूनिट्स ऑफ वर्क एक वुमेन 1 घंटे में करती है। तो 10 वुमेन 1 घंटे में कितना करेंगे? 10W यूनिट्स ऑफ वर्क। और ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये बता रहा है कि 5 मेन और 10 वुमेन एक ही काम को बराबर टाइम में कर रहे हैं। तो यानी अगर बराबर टाइम में कर रहे हैं तो 1 घंटे में भी वो उतना ही करेंगे। तो अगर मैंने मान लिया कि स्मॉल m इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 आवर, सो द टोटल वर्क इज 5m। सिमिलरली इफ 1 woman does small w units of work per hour, so 10 women will do 10 w units of work, and these both quantities are equal. Because why? Because the particular work is being done in equal time by 5 men and 10 women. So in 1 hour they will also do the same unit of work. So this comes the relation 5m is equals to 10w. Okay, now this is the relation. यहाँ पे आप देखोगे कि 5 and 10w के बराबर होगा, यानी यहाँ पे मैन डेज का कौन सा कॉन्सेप्ट है? एफिशिएंसी कंपेयर का, क्योंकि मैं एक मैन और एक वुमेन की काम करने की एफिशिएंसी को कंपेयर कर रहा हूँ। आप इसको k के बराबर और पुट कर दीजिए, एक किसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के, तो आप लिख सकते हो m is equals to k by 5 and w is equals to k by 10। ठीक है, तो आपने एफिशिएंसी कंपेयर कर दिया, यानी मैन डेज का एक कांसेप्ट यूज कर लिया। अब if 6 men takes 10 days to complete a job working 4 hours a day, how much time would 10 women take to do a job twice as much as the former working 6 hours a day? तो इसको पढ़ के अब आपको पता चलेगा कि ये जो कंसेप्ट लग रहा था m1 d1 h1 upon m2 d2 h2 is equals to w1 by w2, जो कि मैन डेज का वर्क कंपैरिजन का कंसेप्ट है, अब ये लगेगा। यानी कि मैन डेज के दोनों कंसेप्ट आ गए, एक एफिशिएंसी कंपैरिजन का भी आ गया, एक वर्क कंपैरिजन का भी आ गया। ये पहला वाला किसका था? एफिशिएंसी कंपैरिजन का। ये दूसरा वाला किसका था? वर्क कंपैरिजन का। यानी कि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जहां पे एफिशिएंसी
और वर्क कंपैरिजन, दोनों के कंसेप्ट्स को मिक्स करके आपको सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं। तो इफ 6 men takes 10 days to complete a job, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे M1 कितना हो जाएगा 6, D1 कितना हो जाएगा 10 hours, सॉरी 10 days, और आवर्स H1 हो जाएगा 4। हाउ मच टाइम वुड 10 men take to do a job twice as much as the farmer working 6 hours a day? 10 women। तो अब यहां पे यार वुमेन आ गई, ठीक है। तो मान लेता हूं W1 क्या है, W1 है आपका 10। हमें D2 कैलकुलेट करना है और H2 दे रखा है 6, ठीक है। अब 5m इज इक्वल्स टू 10w। अब क्या लिख सकते हो, m इक्वल्स टू 2w, ये लिख सकते हो, ठीक है। m इक्वल्स टू 2w लिख सकते हो। अब आप एक काम करो, आप ये मानो कि ये जो 6 men थे, ठीक है, कितना काम इन्होंने किया ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक मैन ने 1 घंटे के लिए काम किया तो m यूनिट्स ऑफ वर्क किया, एक मैन ने 4 घंटे के लिए काम किया तो 4w यूनिट्स ऑफ वर्क हुआ, 4m यूनिट्स ऑफ वर्क हुआ, ठीक है। अच्छा 4m यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है, एक आदमी का 4 घंटे में। 10 दिन के लिए काम किया तो 4m इंटू 10 40m, यानी 10 दिन में एक आदमी ने 40m यूनिट्स ऑफ वर्क किया। तो 6 आदमी कितने करेंगे, 40m इंटू 6 260m यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है। फिर से बता देता हूं, एक आदमी ने 1 घंटे में m यूनिट्स ऑफ वर्क किया तो 4 घंटे में 4m यूनिट्स ऑफ वर्क किया, तो उसी एक आदमी में 10 दिन में 4m इंटू 10 40m यूनिट्स ऑफ वर्क किया, और फिर ऐसे 6 आदमियों ने 6 इंटू 40m 640m 240m यूनिट्स ऑफ वर्क किया। अच्छा ये 240m यूनिट्स ऑफ वर्क तो क्या हो गया, मैन का हो गया। अब हमें निकालना क्या है, या तो आप m को w के फॉर्म में ले आइए या w को m के फॉर्म में ले आइए। तो मैं काम करता हूं, ये 240m हो गया वो काम जो मैन ने किया है, इसको मैं टोटल काम वुमन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मेरे को पता है मैंने एफिशिएंसी कंपेयर कर रखी m इक्वल्स टू 2w, तो मैं यहां पे m की जगह 2w लिख देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480w, यानी कि पहले केस में काम कितना हुआ है 480w, ठीक है। पहले केस में काम हुआ है 480w। अब क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 6 men takes 10 days to complete a job working 4 hours a day, how much time would 10 women take to do a job twice as much as the farmer working 6 hours in a day? जॉब कितना है 480w, ये पहले का है, इसका ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा। अब कितना काम करना है, अब 960w यूनिट्स ऑफ वर्क करना है, ठीक है। यहां W1 by W2 वाला कंसेप्ट आ गया। W1 480 निकल के आया, लेकिन बता रखा है कि W2 इसका दुगना है, तो W2 कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। इसको कंक्लूड करना है, 10 वुमेन ने हर घंटे 6 वुमेन काम कर रही हैं और डेज हमें पता नहीं है। तो मैं मान लेता हूं जो डेज हैं वो D है, एज्यूम कर लिया। तो एक वुमेन 1 घंटे में W यूनिट्स ऑफ वर्क करती है, तो 6 घंटे में कितना करेगी 6W यूनिट्स ऑफ वर्क। तो D डेज में कितना करेगी 6DW यूनिट्स ऑफ वर्क, और 10 वुमेन है तो 60DW यूनिट्स ऑफ वर्क। तो क्या कर देंगे 60DW यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है। और ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहां पे याद रखिएगा, यहां पे एक चीज को याद रखिएगा, ये 960W यूनिट्स ऑफ वर्क है, और ये जो हम निकाल रहे हैं 60DW, ये भी क्या है, ये भी वो वर्क है जो वुमेन कर रही है, और इसको हमें क्या करना है, इसके बराबर पुट करना है, इसको 1 पुट करेंगे। यानी कि आप ये लिख सकते हो ये 960W इक्वल्स टू 60DW। क्यों, क्योंकि इतना यूनिट्स ऑफ वर्क ही इन ये 10 वुमेन्स को करना है। और ये 60DW कहां से आया, एक वुमेन 1 घंटे में W यूनिट्स ऑफ वर्क करती है तो 6 घंटे में 6W यूनिट्स ऑफ वर्क, तो D डेज में D इंटू 6 इंटू W यानी 6DW। तो 10 वुमेन कितना कर देंगे 6 इंटू 10 इंटू D इंटू W 60DW। तो ये इसके बराबर हो गया, WW कट गया, D कितना हो जाएगा 0 0 कट गया 16, D आ जाएगा 16 डेज। अब आंसर कितना हो जाएगा 16 दिन। योर आंसर विल बी 16 डेज। So friends, what I have told to you in this question, it is being told to me that in this particular question, question number 3, I have to use both the concepts of man days. That is, one concept is the efficiency comparison and the second concept is work comparison. I have to use both of them in conjugation. So first of all, I have used the concept of efficiency comparison. In the question, it is being told to me that
efficiency of 5 men is equivalent to the efficiency of 10 women. How? Because it is being told to me that any work is been done in the same time by 5 men and 10 women. So obviously, if a work is done by 5 men and 10 women in equal time, then obviously the work done by 5 men in 1 hour will be equal to the work done by 10 women in 1 hour. So I assume that one man does in 1 hour m units of work and one woman does in 1 hour w units of work. So 5 men in 1 hour will do 5 m units of work and 10 women in 1 hour will do 10 w units of work. So 5 men will be equal to 10 w, because I already told you that in 1 hour they are doing the same units of work, and I equated it to any constant k. Now the question says that if 6 men in 10 days working 4 hours a day complete the work, then whatever they work are doing, whatever the amount of work they are doing, twice that amount of work has to be completed by 10 women working 6 hours a day for how many days? So I have to calculate the days. So the second concept of work comparison comes here, and this formula will come into play. How? I know 5m equals to 10w, so I cancelled out 5 from both the sides and I got m is equals to 2w. Now, I will first calculate how much amount of work the men are doing. So, one man working for 1 hour will do m units of work, working for 4 hours will do 4m units of work. They are working for 10 days, so one man working for 10 days will do 4 into 10, 40m units of work. And when 6 men are working, then one man is doing 40m units of work in 6 days, in 10 days, then obviously 6 men will do 6 into 40, that is 240m units of work. So 240m units of work is being done by men. Twice that work will become 480. No, sorry. 480m also, and then 480m, when you are going to place m is equals to 2w, it will become 930. This is the same thing. It is just a difference in telling. That is, I got the work of men is 240m. So I can also say that what total work I have to do. I have to do 480m units of work, and in that case, if at the place of m I am going to place 2w, it will become 480 into 2w, 960w of work. So that by that method, I am also getting the work to be done in the second case is 960w. Or you can also say that 240m is the total units of work that is to be done. And here I have got the relation m is equals to 2w. So place this m is equals to 2w in this equation. So it will become 240 into 2w, 480w. So now 480w units of work has to be done, but twice of that has to be done, because this is the work done in the first case. So twice of it will become 960w. Now 960w of units have to be done. It has to be done by 10 women working 6 hours a day. So I suppose that one woman in 1 hour does w units of work, so 6 women will do 6w units of work. If they work for d days, then 6 dw units of work. And there 10 women are there, so 10 into 6 into dw. So that will become 60 dw. So obviously 60 dw will become equals to 960w. The answer will come out as 16 days required. The answer becomes 16 days required. This marker is really bad. Okay. Coming forward. Question number 4. A man, a woman, or a boy can finish a job in 3, 4, or 12 days respectively. How many boys must assist one man and one woman to do the job in 1.5 days? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है यार कि एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय can finish a job in 3 days, 4 days, or 12 days respectively. How many boys must assist one man and one woman to do the job in 1.5 days? तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे मानिए कि एक मैन एक दिन में m यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है, एक वुमेन एक दिन में w यूनिट्स ऑफ वर्क कर रही है, और एक बॉय एक दिन में b यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है. जब आप ये मान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 दिन में 3 मैन कितने यूनिट्स ऑफ वर्क, 3 डेज में मैन कितने यूनिट्स ऑफ वर्क करेंगे. ठीक है, तो एक मैन m यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है एक दिन में, तो 3 दिन में कितना करेगा 3m यूनिट्स ऑफ वर्क. ठीक है, फिर एक वुमेन एक दिन में w यूनिट्स ऑफ वर्क कर रही है तो कितना करेगी 4 दिन में 4w. एक बॉय एक दिन में b यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है तो 12 डेज में कितना करेगा
12b, और ये आपस में बराबर है, क्योंकि उसने बोला क्या है कि 1 मैन, अ वुमन और अ बॉय कैन फिनिश अ जॉब इन 3, 4 और 12 days। तो 3 दिन में मैन कितना कर रहा है 3m, ठीक है। 4 दिन में वुमन कितना करेगी 4w, और 12 दिन में बॉय कितना करेगा 12b, और ये तीनों आपस में बराबर है, ये उसने बोला है, ठीक है। तो वही मान लेता हूँ किसी एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी k के बराबर है। आगे उसने बोला है हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमन टू डू द जॉब इन 1.5 days। तो टोटल जॉब कितनी है k, कितना काम करना है k ना मानो w मान लो, मान लीजिए w यूनिट्स ऑफ वर्क करना है। तो अब इस w यूनिट्स ऑफ वर्क को करना है, और इसको असिस्ट कौन कौन करेगा, एक मैन असिस्ट कर रहा है, एक वुमेन असिस्ट कर रही है। तो एक मैन अगर 3m बराबर w यूनिट्स है, तो एक आदमी का काम कितना होगा m/3, यानी एक आदमी एक दिन में w/3 यूनिट्स ऑफ वर्क करेगा, क्योंकि 3 दिन जब एक आदमी काम कर रहा है तो पूरा काम हो रहा है। तो एक दिन में आदमी कितना काम करेगा w/3 यूनिट्स ऑफ वर्क करेगा, तो लिख दिया। फिर एक वुमेन उसे असिस्ट कर रही है, तो अगर एक वुमेन उसे असिस्ट कर रही है तो 4 दिन में एक वुमेन पूरा काम कर रही है, तो एक दिन में एक वुमेन कितना करेगी, काम का 1/4 यानी w/4 करेगी, प्लस कितने बॉयज होने चाहिए, बॉयज मुझे निकालना, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज मान लेता हूं x, ठीक है। और एक बॉय जब 12 दिन के लिए काम कर रहा है तो w यूनिट्स ऑफ वर्क कर, तो एक दिन में वो बॉय कितना करेगा w/12 यूनिट्स ऑफ वर्क। तो आप कह सकते हो x इंटू w/12, ठीक है। तो अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, ये w तो कट गया, ठीक है। नीचे आप एलसीएम लोगे तो 12 हो जाएगा, 3 4 12, 4 3 12, 12 1 12 अपॉन 1, ठीक है। लेकिन आपको यहां पे ये भी देखना है, कि ये जो टाइम था w/w/3 प्लस w/4 प्लस x w/12, ये बेसिकली था क्या, ये था आपका नंबर ऑफ टाइम टेकन। और नंबर ऑफ टाइम टेकन क्वेश्चन में क्या बोला, नंबर ऑफ टाइम टेकन क्वेश्चन में बोला 1.5 डेज, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1.5 डेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा w कट गया, तो यहाँ पे एक x बचा होगा, 1 into x यानी x हो जाएगा, यानी ये किसके बराबर निकल के आ गया, इसको आप लिख सकते हो 12, ठीक है, अपॉन 4 + 3 + x, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 12 अपॉन, क्योंकि 12 तो ऊपर चला गया, 4 + 3 + x + 3, ये किसके बराबर है 1.5 के बराबर। तो इसको आप और सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 4 + x + 3 विल बी इक्वल्स टू 12 अपॉन 1.5, ठीक है। इसको आप करोगे तो हो जाएगा 8, आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 + 3 7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी कितना बॉय चाहिए 1, यानी कि एक मैन और एक वुमेन को असिस्ट करने के लिए कितने बॉय चाहिए, एक बॉय चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 बॉय। फ्रेंड्स, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, समथिंग इट इज लाइक दिस दैट 1 man takes 3 days to complete a job, 1 woman takes 4 days to complete a job, and 1 boy takes 12 days to complete a job. So obviously the equation will be something like this, 3m is equals to 4w is equals to 12b. Now obviously how many boys should assist 1 man and 1 woman to complete the job in 1.5 days? So the total work is w upon, if 3 days are taken by a man to complete the job, so in 1 day 1/3 of the job will be completed. So in 1 day 1 man will do what, w/3, 1 woman will do w/4, and I don't know the number of boys, so I'm assuming the number of boys is x, and he will do w/12 units of work. So I place the equation w upon w+3 plus w+4 plus x into w/12. This w gets cancelled out, and I get 1 upon 4 plus 3 plus x/12. This becomes 12 upon 7 plus x. This is equals to 1.5. That is, they are completing the job in 1.5 days. So 1.5 is equals to 12 upon 4 plus 3 plus x, or 12 upon 7 plus x. I solve it, so I get 7 plus x is equals to 8. That is 120 upon 15. So x becomes 1 boy. That is 1 boy is needed. Okay friends? Now, अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि इस कंसेप्ट को वेजेस में कैसे लगाओगे। इस कंसेप्ट को वेजेस में लगाने के लिए देख रखा है, if 3 men and 2 women together earn 306 in 9 days. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप मान लो कि एक आदमी को एक दिन में कितने रुपए मिल रहा है, m रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। तो 3 आदमी को एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे, 3m मिलेंगे। फिर 2 वुमेन, तो मान लीजिए एक वुमेन को एक दिन में w रुपए मिल रहे हैं, तो 2 वुमेन को एक दिन में कितने मिलेंगे 2w, और ये लोग कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं 9 डेज के लिए। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगा इनका पेमेंट, 306 के बराबर, क्योंकि इनको 306 मिल रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 27m प्लस 18w बराबर 306। एक इक्वेशन ये मिल गया आपको, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है,
कि 7 आदमी और 3 वुमेन को 639 मिलेंगे उतने ही टाइम में, सेम डे में, यानी कितने दिनों में मिलेंगे, 9 डेज में मिलेंगे। तो फिर 7 आदमी यानी 7 आदमी को कितने मिलेंगे, 7m, और इंटू 9 तो कितना हो जाएगा, 63m। और 3 वुमेन भी 9 डेज के लिए काम कर रही हैं, तो 3 वुमेन को कितने मिलेंगे, 3w, और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा, 27w। और 639 को जब आप राइट में लिखेंगे, ठीक है। अब इससे आप क्या निकालेंगे, इससे आप निकाल लेंगे कि एक मैन को और एक वुमेन को कितना रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं, आप 18m और 27m को बराबर करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, 81m प्लस 54w इक्वल्स टू 918। ये कितना हो जाएगा, 126m प्लस 54w इक्वल्स टू 2 इंटू 639, तो ये जाएगा 78, 1278, ठीक है। माइनस कर दीजिए, पहली इक्वेशन को दूसरे में से माइनस कर दिए, 54w कट जाएगा, ये माइनस करिए तो 545m कुछ 8 में से 8 गया 0, 7 में से गया 6, 360। इसको सॉल्व करिए तो 360 बाई 45, 9 5 से 45, 8 रुपए, ठीक है। एक आदमी को एक दिन काम करने कितना मिल रहा है, 8 रुपए मिल रहा है। फिर से देखिए, एक आदमी को एक दिन काम करने में मिल रहा है 8 रुपया, तो ऑब्वियस बात है आपको निकालना है कि एक वुमेन को कितना मिलेगा। तो पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी 27m प्लस 18w, 27m प्लस 18w। इसमें m की जगह आप 8 रखिए, तो 27 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 7 56 और 8 2 6 216, ठीक है। तो जब आपने m इज इक्वल टू 8 रखा था तो 27 इंटू 8 कितना हो गया, तो 216। 306 में से जब 216 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 90, ठीक है। तो 18w बराबर 90, तो w कितना हो जाएगा, 5, तो w विल बी 5। तो एक आदमी को एक दिन काम करने कितना मिला, 8 रुपए, एक वुमन को एक दिन काम करने कितना मिला, 5 रुपए। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछ रखा है कि 8 मेन और 6 वुमेन को मिले 376, तो उन्होंने कितने दिन काम किया। तो पहले तो हम निकालते हैं कि 8 मेन और 6 वुमेन को एक दिन के कितने मिले। तो एक दिन में एक मैन को 8 मिल रहे, तो 8 मैन को कितने मिलेंगे, 64 रुपए, ठीक है। एक दिन में एक वुमेन को मिल रहा है 5 रुपए, तो 6 वुमेन को मिलेंगे 6 इंटू 5 30 रुपए, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है यार कि एक दिन में इनको मिल रहे हैं 94 रुपीज, और दोनों लोग बराबर टाइम के लिए काम कर रहे हैं, बराबर डेज के लिए, तो मान लेते हैं ये लोग डी डेज के लिए काम करते हैं। टोटल किसको कितना मिला, 376, तो टोटल इनको मिला 376, तो डी कितना हो जाएगा, 376 बाई 94, आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी इन दोनों ने मिलकर कितने दिन के लिए काम किया, 4 डेज के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 डेज। So friends, what's happening in this question? It is being told to me that when this is basically a question of wages in the man days. This is a question of wages in man days. That is 3 men and 2 women working for 9 days get a total wage of 306 rupees. And similarly, 7 men and 3 women when work for a day of 9 days, they get 3639. So obviously, I have assumed that 1 man in 1 day get m rupees and 1 woman in 1 day get 2 rupees. So obviously, 3 men will get 3m rupees and 2 women will get 2w rupees. So 3m plus 2w will be the amount of rupee they will get in 1 day, and when you multiply it by 9, it will become 306. So the equation will become 27, 9 into 3, 27m plus 2 into 9, 18w is equals to 306. This is the first equation. Then in the second case, it is said that 7 men and 3 women are working for 9 days. So 7 men. So 7 men in 1 day will get 7m rupees, and 3 women will get 3w rupees. So 7m plus 3w in 1 day, when we multiply it by 9, it will become 63m plus 27w, and the amount is given as 639. So I get these two equations. So in order to solve this two equation, I have multiplied the first equation by 3. So it became 3 into 27, 81m, 3 into 18, 54w is equals to 3 into 306, 918. Similarly, I multiplied the second equation by 2. So 2 into 63, 126, 2 into 27, 54w, and 2 into 639 becomes 1278. I subtracted the top equation from the below equation, 54w cancels out. 126 minus 81 will become 45m, and obviously 918 minus 1278 will become 360. So 45m comes equals to 360 degree. So m will be 360 by 45. I solved it and I get the answer is 8. So 1 man working for 1 day will get 8 rupees. When I place the value of m in this equation, 27m plus 18w equals to 306. This becomes 27 into 8, 216.
this 216 goes this side and gets subtracted from 306. It gets 90 rupees. So 18W becomes 90. So W will becomes 5. So W becomes 5, M becomes 8. So one man in one day earns 8 rupees. One woman in one day earns 5 rupees. Now the question was how, if 8 women and so if 8 men and 6 women are working, they will earn 376 rupees working for how many days? So obviously one man get 8 rupees per day. So 8 men will get 8 into 8, 64 rupees per day. Similarly, one woman gets 5 rupees per day. So 6 women in per day will get 30 rupees. So in one day, 8 men and 6 women will get 64 plus 30, 94 rupees. And I suppose they work for D days. So for D days, they will get 94 into D. And that is equals to 376 rupees, which is given to me in the question. So I get the answer. D is equals to 376 by 9, 4 days. Answer becomes 4 days. I hope this thing gets clear to you. Now, question number 5. अब यार एक नए कंसेप्ट पे चलते हैं. ठीक है, नया कंसेप्ट क्या है? पाइप्स एंड सिस्टम्स का. अब हम लोग जान लेते हैं कि ये पाइप्स एंड सिस्टम्स क्या चीज है. देखो यार, पाइप एंड सिस्टम्स का जो कंसेप्ट है वो आपका कुछ इससे अलग नहीं है टाइम एंड वर्क से. बेसिकली पाइप्स एंड सिस्टम्स और टाइम एंड वर्क एक सेम ही कंसेप्ट है अगर आप देखोगे. बट फर्क ये है कि टाइम एंड वर्क में कोई एक आदमी एक काम को कर रहा है. पाइप्स एंड सिस्टम्स में स्पेसिफिकली ये होता है कि कोई एक टैंक जैसी कोई चीज होगी, सिस्टम होगा या एक टैंक होगा, उस टैंक में कुछ पाइप्स अटैच्ड होंगी. ठीक है, और वो पाइप्स उस टैंक को भर रही होंगी. तो कुछ तो होंगे, या तो पाइप अटैच्ड होंगे या टैप्स अटैच्ड होंगे. ठीक है, इनलेट्स होंगे, आउटलेट्स होंगे, लीकेज होगी, कुछ भी बोल सकता है वो. तो ऑब्वियस बात आप समझ सकते हैं, अगर पाइप अटैच्ड है या टैप अटैच्ड है और वो फिलिंग टैप है या फिलिंग पाइप है, तो ऑब्वियस बात है वो पानी अंदर डाल रहा होगा. और अगर कोई लीकेज पाइप है तो वो पानी बाहर निकाल रहा होगा. या फिर कोई होल हो गया टैंक के भी नीचे, तो वो भी पानी को लीक कर रहा होगा. तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल वर्क क्या हो जाएगा. यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा कि आपको टैंक को भरना है. अभी तक टोटल वर्क क्या है? कुछ भी हो सकता था. आप कोई बॉटल बना रहे हैं, आप कोई पैकेट बना रहे हैं, लिफाफे बना रहे हैं, एनवलप बना रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, बाल्टी भर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्पेसिफिकली टैंक भर रहा है, और टैंक को भरना ही, बाल्टी भरना भी सॉरी इसी का हिस्सा हो जाएगा. टैंक को भरना भी वर्क है, तो यहाँ पे टैंक भरना वर्क हो जाएगा. ठीक है, और जो फिलिंग पाइप्स है वो वर्क कर रहे हैं. ठीक है, यानी वो वर्क भर रहे हैं. जो लीकेज पाइप्स है वो वर्क को कम कर रहे हैं, यानी जितना काम हो रहा है उसको कम कर रहे हैं. तो पाइप्स एंड सिस्टम्स बेसिकली क्या है कि पूरा काम क्या है? सिस्टम को या टैंक को फुल करना. उसमें काम करने वाले लोग वो हैं जो काम को कर रहे हैं, यानी पानी को उसके अंदर भर रहे हैं या किसी भी और सॉल्यूशन को उसके अंदर भर रहे हैं. और नेगेटिव वर्क कौन वाले लोग होंगे? वो टैंक्स होंगे, वो पाइप्स होंगे जो उसमें से पानी बाहर निकाल रहे होंगे. तो कुछ लोग काम कर रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम करने वालों को रोक रहे होंगे. ठीक है, तो फ्रेंड्स, इन दिस टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टम्स, इट इज नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम टाइम एंड वर्क. व्हाट्स डिफरेंट इन दिस? That in this the work to be done is fixed. That is, for example, whenever we talk about normal time and work question, then it can be anything. Time A and B do a work. They can be making envelopes. Okay, they can be taking some things from this place to this place. That work can be anything. They may be making food, or putting bricks from one place to another place, building a wall. They can be doing anything. But when we are talking about pipes and cisterns, in this we know what work is done. The work which is being done is that a cistern is a box, or you can say a tank. A tank has to be filled, and if a tank has to be filled, then the filling of the tank will be said to be as work. That is, if the tank is filled, that is work. Now, in the tank or in the cistern, some pipes will be connected. Now, some pipes will be there which would be filling the tank, and some pipes will be there which would be emptying the tank. So the emptying pipe will be termed as leakage or outlet pipes, and inlet pipes will be those pipes or those taps which will be putting water inside the tank. That means we can say that inlet pipes or inlet taps are doing work, and obviously the outlet pipes or the leakage taps are negating the work that is being done by the inlet pipes. Okay, so here two types of variables are there. One which is doing the work, second which is negating the work done by the others.
Now in this many technicalities come. For example, a tap is at a height of 1/4, at a height of 1/2, at a height of 1/3, at a height of 3/4. Now these type of technicalities are there that we will see in questions. वो अलग अलग questions के हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ही चीज है कि मान लीजिए कि कोई एक पाइप है, वो किसी एक टैंक को A आवर्स में भरता है और कोई दूसरा पाइप है P2, वो उसी टैंक को B आवर्स में भरता है, तो दोनों मिलकर उस पाइप को कितने आवर्स में भरेंगे, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे इसको, 1/1/A प्लस 1/B, ये कितना हो जाएगा AB अपॉन A प्लस B, वही टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर ये बोल दिया जाए कि इसी सवाल में P1 A आवर्स में भर रहा है, P2 B आवर्स में भर रहा है और P3 C आवर्स में खाली कर रहा है, ये भर रहा है, ये अपर साइन क्या कर रहा है, भर रहा है, ये C क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो फिर इसमें क्या सीन बन जाएगा, इसमें सीन ये बन जाएगा कि एक घंटे में, ये आवर्स हैं, A आवर्स B आवर्स C आवर्स, तो एक घंटे में P1 कितना भर देगा, 1/A भर देगा, B एक घंटे में कितना भर देगा, 1/B कर देगा, और C एक घंटे में कितना खाली कर देगा, 1/C खाली कर देगा। तो ये तो हो गया एक घंटे का काम। मान लीजिए इतना वो भर गया एक घंटे में, पूरा भरना है तो पूरा 1 भरना है, तो अब पूरा भरने में टाइम कितना लगेगा, 1/A प्लस 1/B माइनस 1/C, यानी लीकेज को आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे, जो नेगेटिव वर्क है उस नेगेटिव वर्क को। अब देखिए 1/A प्लस 1/B क्या है, ये वो प्रोपोर्शन है टैंक का जो भर गया एक घंटे में, और 1/C क्या है, ये वो प्रोपोर्शन है टैंक का जो खाली हो गया एक घंटे में, किसकी वजह से, इस P3 लीकेज पाइप की वजह से, क्योंकि P3 पूरे टैंक को C घंटे में खाली कर दे रहा है, तो एक घंटे में कितना खाली करेगा, 1/C खाली कर देगा, तो एक घंटे में P1 P2 भरेंगे कितना, 1/A प्लस 1/B, और C खाली कितना कर देगा, 1/C, तो पानी कितना उसमें जाएगा, 1/A प्लस 1/B माइनस 1/C, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक घंटे में इतना फर्क आ रहा है, तो पूरा पाइप पूरा टैंक कितनी देर में भरेगा, 1/A प्लस 1/B माइनस 1/C। तो जब सिर्फ भरने की बात होगी तो कंसेप्ट कुछ ऐसा बैठ जाएगा, जब खाली करने की बात होगी तो जो पाइप खाली कर रहा होगा उसके एक घंटे के टाइम को हम भरने वालों के एक घंटे के टाइम से माइनस कर देंगे और फिर 1 से डिवाइड कर देंगे। ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। So friends, what I have discussed with you in this lecture, that is, suppose there is a pipe P1 which fills the tanks in A hours, and there is a pipe P2 which fills the tanks in B hours, and there is a pipe, first I am looking at only these two cases. So if P1 is filling it in A hours, in 1 hour it will fill 1/A of the tank. Similarly, if P2 is filling the whole tank in B hours, so in 1 hour it will fill 1/B of the tank, and in 1 hour combined both the pipes will fill 1/A plus 1/B of the tank. So 1/A plus 1/B of the tank is filled by both the pipes P1 and P2 in 1 hour. So if this much proportion is being filled in 1 hour and the total tank is 1%, is 1, so the time taken will be 1/1/A plus 1/B. So this becomes the total time taken. It becomes AB upon A plus B. So when there is simply two variables, you can say AB upon A plus B. But now there is a case of change of case. Suppose this P1 fills in A hours, P2 fills in B hours, and P3 empties the tank in C hours. Now this is a leakage pipe, this is an outlet pipe. So what will happen? The case will change. Now I will say that P1 in 1 hour will fill 1/A of the tank, P2 in 1 hour will fill 1/B of the tank, and P3 in 1 hour will empty 1/C of the tank. So the net tank fill will be 1/A plus 1/B minus of 1/C. This will be negative work because this quantity is negating the effect of the other two. So it will become 1/A plus 1/B minus of 1/C, and I will divide it by 1, so it becomes 1/A plus 1/B minus of 1/C, and now this will be the time taken to fill this tank when these three tanks are operating. On the basis of this, I will solve a question. Question number 6. What does question number 6 says? Because of a leak, a tank which is usually filled in 3 hours now gets 3.5 hours to get filled. यानी कि मान लीजिए कोई एक टैप है, पाइप है, वो उसको 3 घंटे में भर रहा है, ठीक है, ये अपर साइन भरना दिखा रहा है, और कोई एक दूसरा पाइप आ गया जो किसी रेट, मान लीजिए x रेट से x आवर में उसको खाली कर रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो टैंक था, इस पाइप के काम करने की वजह से जो टैंक था उसको भरने में 3.5 आवर्स लग गए। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये P2 पाइप अगर अकेले काम कर रहा होता तो ये पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर देता। ये क्वेश्चन, अगर ये P2 पाइप अकेले काम कर रहा होता तो ये पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर देता। ये मेरा सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, P1 3 घंटे में पूरा टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/3 ऑफ द टैंक भर देगा, ठीक है। ऑब्वियसली P1 आपका 3 घंटे पूरा टैंक भरा तो 1 घंटे में कितना भर देगा, 1/3। P2
पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर दे रहा है, तो 1 घंटे में वो कितना खाली करेगा 1/x। तो आप इसमें क्या माइनस कर देंगे 1/x। ये फ्रैक्शन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे हैं, ये वही फ्रैक्शन मेथड है जो मैंने पहले आपको समझाया था। यहाँ पे टोटल वर्क क्या है, टैंक को भरना, और ये टैंक ओरिजिनली कितने घंटे में भर रहा है, जब ये दोनों काम कर रहे हैं नल, तब ये भर रहा है 3.5 घंटे में। तो अगर ये पूरा 3.5 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरा होगा 1/3। तो ये 1 घंटे में भरा होगा 1/3। तो ये 1/3 भरा होगा P1 की वजह से, 1/x खाली हुआ होगा 1 घंटे में P2 की वजह से, और पूरा कितना भर गया इन दोनों की वजह से कंबाइंडली 3.5 घंटे में भरा, तो 1 घंटे में कितना भरा होगा 1/3.5। इसको आप बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा 1/3, 3.5, 1/x। कॉमन ले लीजिए, 10.5 हो जाएगा एलसीएम, 3.5 माइनस 3 1/x, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 10.5, ये हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 1/21। तो आपको आंसर क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 21। यानी कि अगर ये P2 पाइप अकेले चल रहा होता तो ये पूरे टैंक को 21 घंटे में खाली कर देता, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है इसका आंसर। So friends, what is happening that in this question it is told to me that a tank normally gets filled in 3 hours, but due to a leak, it got filled in 3.5 hours. Now, it has been said that if the tank was full and if the leak was operational, then in how much time the total tank will get empty? This is the question. So in this case, what I have done, I have assumed that that leakage, I suppose that it is a pipe P2 and this is leaking. So that leakage empties the tank in X hours. This I have supposed. So when I have supposed this as X hours, this becomes X hours. Now this pipe P1 fills the whole tank in 3 hours. So in 1 hour it will fill 1/3 of the tank. Similarly, this pipe P2, it empties the tank in X hours. So in 1 hour it is going to empty 1/x of the tank. So obviously in 1 hour P1 fills 1/3 of the tank. In 1 hour P2 empties 1/x of the tank. So this is the combined effect. That is 1/3 minus 1/x. This quantity denotes how much tank is filled in 1 hour. Now, when both of these are operational, it is being told that the tank got filled in 3.5 hours. So if it got filled in 3.5 hours, in 1 hour, it would have got filled 1/3.5. So the equation becomes something like this. 1/3 minus 1/x is equals to 1/3.5. So by solving it, I bring 1/3.5 this side, 1/x on the right hand side. It becomes 1/3 minus 1/3.5 is equals to 1/x. When I solved it, I get equals to 1/x is equals to 1/21. X is 21 hours. So my answer becomes that pipe P2 empties the whole tank in 21 hours when working alone. Okay friends, so this was the solution to question number 6. Moving on to question number 7. Question number 7. Two pipes P1 and P2 can fill a tank in 36 minutes and 45 minutes respectively. A third pipe P3 can empty the tank in 30 minutes. Initially, both P1 and P2 are opened. After 7 minutes, P3 is also opened. In how much time from the beginning will the tank will be full? तो उसने पूछा कि पहले तो टाइम खाली था और P1 और P2 36 मिनट्स में भरता है और P2 45 मिनट्स में भरता है, ये बता रखा है, ठीक है। और एक तीसरा पाइप है P3 जो खाली कर रहा है 30 मिनट में, लेकिन 7 मिनट के बाद ही P3 चलना शुरू होता है। यानी पहले 7 मिनट तक P1 और P2 केवल भर रहे हैं टैंक को। अगर पहले 7 मिनट तक P1 और P2 केवल टैंक को भर रहे हैं तो P1 1 मिनट में कितना भर रहा है 1/36, P2 1 मिनट में कितना भर रहा है 1/45। तो ये हो गया इनका 1 मिनट का। तो 7 मिनट में कितना भर रहे होंगे 7 into 1/36 plus 1/45। इसको सॉल्व करते हैं तो 7, ठीक है। 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा 180, ठीक है। तो 180 लिख दिए। आप समझेंगे कैसे आया, 9 into 4 है, ये 9 into 5 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 9 into 4 into 5। तो 9 into 4 into 5 कितना होता है 180 होता है। 36 5 जा तो ऊपर 5 आ जाएगा, 45 4 जा तो ऊपर 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 into 7 हो जाएगा 63 ऑफ द 180। यानी कि 63/180 ऑफ द टैंक तो फिल हो गया पहले 7 मिनट में, ठीक है। तो अगर 63/180 ऑफ द टैंक पहले 7 मिनट में फुल हो गया है तो ऑब्वियसली बात है अब कितना टैंक फुल होना बचा है। अगर इतना फुल हो गया तो बचा कितना है
180 माइनस 63 अपॉन 180 यानी 1/117 अपॉन 180th ऑफ द टैंक फिल होना बचा है, ये लेफ्ट है, ठीक है। और इसको, ठीक है, इसको कौन कौन मिलके भर रहा है? P1 P2 तो मिलके भर रहा है, लेकिन P3 अब खाली कर रहा है। P3 इज एम्प्टी। P3 कितनी देर में खाली कर दे रहा है टैंक को? 30 मिनट्स में खाली कर दे रहा है। तो अब P1 1 मिनट में कितना भर रहा है? 36। P2 1 मिनट में कितना भर रहा है? 45। लेकिन P3 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है? 30। पूछा गया क्वेश्चन में, इन हाउ मच टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग द टैंक विल बी फुल, ठीक है। तो बिगिनिंग से कितने टाइम के बाद फुल होगा? 7 मिनट तो बीत गया और ये 7 मिनट बाद की कहानी हो रही है। इतना भरना है, ठीक है, इतना भरना है, और ये भर रहा है 1 मिनट में, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके बाद x मिनट्स में भरा, ये 7 मिनट्स के बाद ये x मिनट्स में भरा, तो हमने x मिनट्स लिख दिया। 1 मिनट में कितना भर रहा है? 1/36 प्लस 1/45 माइनस 1/30। भरना कितना? 117/180। फिर यहाँ पे कितना एलसीएम हो जाएगा? 180। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। बाहर x, ये किसके बराबर हो जाएगा? x 5 4 9 माइनस 6 3 इंटू 3/180, और ये किसके बराबर है? 117/180 के बराबर। तो 3x/180 बराबर 117/180, 180 कट गया, 3x बराबर 117 आ गया, x कितना आ गया? 39 मिनट्स। यानी 7 मिनट्स के बाद 39 मिनट्स और लगे टैंक को भरने में। तो पहले तो 7 मिनट में 163/180 भर गया था, बचा कितना था? 117/180। अब ये 117/180, तीनों पाइप चल रहे थे, 2 भरने वाले खाली करने वाले, तो 2 भरने वाले खाली करने वाले 1 मिनट में कितना भर रहे थे? 3/180। तो मान लीजिए अगर उनको x टाइम लगा तो कितना भर देंगे? 3x/180। ये कितने के बराबर होगा? 117/180 के। तो x कितना निकल गया? 39 मिनट्स। यानी बचा हुआ टाइम कितनी देर में भरा? 39 मिनट्स में। कितने मिनट के बाद? 7 मिनट के बाद। टोटल टाइम कितना लगा? 7 + 39 46 मिनट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 46 मिनट्स। तो शुरुआत से लेकर अब तक कितना टाइम मिला? आंसर हो गया 46 मिनट्स। So friends, what is happening in this question? It was being told to me that 2 pipes, P1 and P2, they fill a tank in 30 minutes, 36 minutes and 45 minutes respectively. Okay? And there is also a pipe P3 which empties the tank in 30 minutes. So P1 fills in 36, P2 in 45 minutes. This is filling. And the third pipe empties the tank in 30 minutes. This was a question which is being told to me. So obviously, for the first 7 minutes, P1 and P2 are operational, P3 is not operational. So in 1 minute, P1 will fill 1/36 of the tank and P2 will fill 1/45 of the tank. And in 7 minutes, they are going to fill 7 into 1/36 plus 1/45. This is, we are talking about fractions. This is not about percentages or LCM. So how much they filled? 7 into 1/36 plus 1/45. By solving it, I took the LCM of 36 and 45 as 180. How? 36 is 9/4 and 45 is 9/5. So when I solve it, I get 1/36 plus 1/45 is 5 plus 4/180. That is, 9/180. And when this 9/180 gets multiplied by 7, this 9/180 gets filled in 1 minute. So in 7 minutes it gets filled 9 into 7, 63/180. So 63rd/180 of the tank gets filled in 7 minutes. Now how much is left? 180 minus 63/180. That is 117/180th of the tank is left. And now all the 3 pipes are operational. That is P1, P2 and P3. So now P1 fills in 1 minute 1/36, P2 in 1 minute 1/45, and P3 empties 1/30th of the tank in 1 minute. So now, cumulatively in 1 minute, this much amount of tank gets filled. And I suppose that after 7 minutes, x minutes are more taken to fill the tank, then x into 1/36 plus 1/45 minus 1/30 will become equals to 117/180, because this much amount is left. So when I solve this bracket, I get the answer as 5 plus 4 minus 6/180, that is 3/180. So in 1 minute, all the 3 pipes are operational. Fill the tank in 3. Fill 3/180th of the tank. So obviously in x minutes they will fill x into 3/180th of the tank, and this has to be equals to 117/180, which is the total tank which is remains to be filled. So 3x upon 180 becomes equals to 117/180. So 180 gets cancelled out. I get 3x is equals to 117. X will come out as 39 minutes. So after 7 minutes, the tank gets filled in 39 minutes. So it is being asked in the question that from the starting, how much time was taken to fill the tanks. So from the starting, the total time that was taken to fill the tank was 7 minutes plus these 39 minutes
The answer comes out as 46 minutes. My answer becomes 46 minutes. So this was the solution to question number 7. ये पाइप्स एंड सिस्टम से कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन से ही नहीं समझा जा सकता है, नहीं तो ये तो थ्योरी तो टाइम एंड वर्क वाली है। टाइम एंड वर्क को अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आज का 7 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी कुछ पहले की तरह ही है, बस मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ एक प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा सा कमांड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह सकता है कि 2 पाइप्स P1 एंड P2 can fill a tank in 12 and 15 मिनट्स। वही है, P1 भाई 12 में भर रहा है, P2 आपका 15 में भर रहा है, और तीसरा पाइप है P3 जो 6 मिनट्स में खाली कर रहा है। तो P3 आपका 6 मिनट्स में खाली कर रहा है। ये अप एरो दिखा रहा है भर रहा है, नीचे वाला एरो दिखा रहा है खाली कर रहा है। अब उसने कहा कि P1 और P2 5 मिनट के लिए चलते रहे और फिर उसके बाद P3 खोल दिया गया। तो आप ये पता करिए कि टैंक भरेगा या खाली होगा, और अगर भरेगा या खाली होगा तो कितने मिनट में भरेगा, और खाली होगा तो कितने मिनट में खाली होगा। ठीक है, और ये पूछा कितना है, 6 मिनट के बाद पूछा है। हाँ, ये पूछा कि फाइंड आउट वेदर द टैंक गेट्स एम्प्टीड और फिल्ड आफ्टर दैट। आफ्टर दैट मतलब जब वो 5 मिनट के लिए खुला रहा, 5 या 6 मिनट के लिए खुला रहा है, देखते हैं। हाँ, P1 P2 kept open for 5 मिनट्स इनिशियली, तो पहले 5 मिनट के लिए वो खुला रहा, 5 मिनट के बाद वो भर रहा है या खाली हो रहा है, और उस 5 मिनट के बाद उसको भरने या खाली होने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि 5 मिनट तक तो वो भर ही रहा है। तो P1 और P2 पहले 5 मिनट तक ये भर रहे हैं, तो हम कितना भर रहे हैं, 5 मिनट तक भर रहे हैं। हर मिनट कितना भरेंगे, ये 12 मिनट से पूरा भरता है तो 1 मिनट में कितना भर देगा, 1/12। ये 15 मिनट से पूरा भरता है तो 1 मिनट में कितना भर देगा, 1/15। दोनों मिलके 1 मिनट में भरेंगे 1/12 प्लस 1/15, और 5 मिनट में कितना भरेंगे, 5 × 1/12 प्लस 1/15, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये नीचे 60 है, इसमें आप 5 लिख दीजिए, 12 5 60, इसका एलसीएम 60 होगा, यहाँ पे 15 4 60, तो ये 9/60 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, कितना हो जाएगा 45/60। तो 45/60 ऑफ द टैंक भर गया है, 45/60 ऑफ द टैंक भर गया है, यानी बचा कितना है, बचा है आपका 15/60 ऑफ द टैंक बचा है। अब क्या है, अब 3 पाइप्स काम कर रहे हैं, 12 मिनट से यानी P1 भी काम कर रहा है, 15 मिनट से P2 भर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और 6 मिनट से P3 खाली कर रहा है, तो ये भी काम कर रहा है। तो P1 1 मिनट में कितना भर रहा है, 1/12, P2 1 मिनट में कितना भर रहा है, 1/15, लेकिन P3 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 1/6। तो पहले तो मैं निकालता हूँ कि क्वांटिटी आएगी क्या, फिर से एलसीएम आपका 60 ही होगा। ठीक है, 12 5 60, 15 4 60, -10 60, -5 + 4 9, -10 -1/16। लेकिन ये तो आपको पता चला कि ये तो 1 मिनट में -1/60 आ गया। -1/60 आ गया मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो पाइप P3 के इस टैंक को खाली करने की स्पीड है, वो पाइप P1 और P2 के कंबाइंड भरने की स्पीड से ज्यादा है। यानी अगर P1 P2 P3 तीनों एक साथ भर रहे हैं, चल रहे हैं, तो P1 P2 जिस स्पीड से उस टैंक को भर रहा है, उस स्पीड से ज्यादा P3 की स्पीड है उस टैंक को खाली करने की। ये नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है। और जब तीनों साथ साथ चल रहे हैं, तब P1 P2 और P3 मिलके उस टैंक 1 घंटे में 1/60 ऑफ द टैंक खाली कर देंगे। P1 P2 तो भर रहा है, P3 निकाल रहा है, ठीक है। P3 अकेले चल रहा था तो कुछ 6 मिनट में खाली कर देता, लेकिन P1 और P2 के कंबाइंड होने की वजह से ये जो P3 है, ये इस टैंक को 1 घंटे में -1/60 ही खाली कर पाता है। यानी पूरे टैंक को कितने में खाली कर देता वो, 60 मिनट में। फिलहाल अभी वो 1 घंटे में 1 मिनट में 1/60 ऑफ अ टैंक ही खाली कर पा रहा है। तब उसने पूछा क्या है कि ये टैंक फाइनली भरेगा या खाली होगा। तो अभी तक कितना भर गया था, 45/60 भर गया था। भरना कितना बाकी था, 15/60 भरना बाकी था। लेकिन क्या अभी 15/60 भर पाएगा, नहीं भर पाएगा, क्योंकि अब टैंक खाली होना शुरू हो जाएगा। तो कितना खाली हो जाएगा, जितना भरा है, कितना भरा है, 45/60 तो भरा है। तो टैंक कितना भरा है, 45/60, और किस स्पीड से खाली होगा, 1/60 की स्पीड से। तो अब 45/60 ऑफ द टैंक खाली होगा, और किस स्पीड से खाली होगा, 1/60 की स्पीड से। तो इतना खाली होना है, और किस स्पीड से खाली हो रहा है पर मिनट, इस स्पीड से। तो 60 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने मिनट में खाली हो जाएगा, 45 मिनट्स में एम्प्टी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 मिनट्स में एम्प्टी हो जाएगा। यानी पहले 5 मिनट के बाद इस टैंक को एम्प्टी होने में 45 मिनट लगेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 45 मिनट्स में ये एम्प्टी हो जाएगा। So friends, what is happening in this question? It was being told to me that there are 3 pipes. Pipe P1 fills a tank in 12 minutes, pipe P2 fills a tank in 15 minutes, and pipe P3 empties their tank in 6 minutes. So I am assuming
and it is being told to me in the question that for first 5 minutes only pipe P1 and P2 are operating. So if the for first 5 minutes only pipe P1 and P2 are operating, let's find out how much they are going to fill the tank in first 5 minutes. So P1 will fill 1 upon 12 of the tank in 1 minute, P2 will fill 1 upon 15 of the tank in 1 minute. So combinedly they will fill 1 upon 12 plus 1 upon 15, which becomes 5 plus 4 by 60, that is 9 by 60. So both of them combinedly in 1 minute will fill 9 by 60 of the tank. So in 5 minutes they will fill 5 9 by 60, 45 by 60 of the tank. So in 5 minutes, both combinedly are filling 45 by 60 of the tank. This is also 3 by 4, but I'm not writing it as 3 by 4. You will get to know the reason why I'm not writing it like that. I'm simply saying that 45 by 60 of the tank is filled by them in first 5 minutes. So how much is remaining? 60 minus 45 by 60, 15 by 60 of the tank is remaining, because here the total quantity is 1. Obviously, I'm supposing the total work of filling the whole tank as 1. It is just the fraction method. This whole fraction systems I'm explaining you by fraction method, because this is the most convenient for this. Now, all the 3 pipes come into action, P1, P2 and P3. After 5 minutes, all the 3 pipes come into action. Now P1 is going to fill 1 by 12th in 1 minute, P2 is going to fill 1 by 15th in 1 minute, and P3 is going to empty 1 by 6 in 1 minute. So the combined effect will be 1 by 12 plus 1 by 15 minus 1 upon 6, which will translate into 5 plus 4 minus 10 by 60 minus 1 by 60. This minus denotes that the emptying speed of P3 is more than the combined filling speed of P1 and P2. That is, the amount of water which P1 and P2 fills in 1 minute will be less than the amount of water which P3 alone empties in 1 minute. This is this negative sign denoting. So, when P1, P2 and P3 are operating simultaneously, in 1 hour, they are emptying 1 by 60th of the tank. That is, all 3 combined will empty the total tank in 60 minutes, but combinedly, in 1 hour, they are emptying 1 by 60th of the tank. Now, let us see what will happen. 45 by 60th of the tank was full. How much was remaining to be filled? 15 by 60 was remaining to be filled. So, will it be filled? It will not be filled, because now the water will flow out. So, it will become empty. So, in order to make it empty, how much of the tank has to be emptied? 45 by 60th of the tank has to be emptied. This is 3 by 4. So, if 45 by 60th of the tank is emptied, has to be emptied, that now this becomes the total work. That is, emptying the tank becomes the total work. And this work has to be done at the speed of 1 by 60. That is 1 by 60 per minute. So 45 by 60 upon 1 by 60 becomes 45 minutes. That the tank will get emptied in 45 minutes. I'm sorry friends, the call was coming, so that's why a little disturbance was there. So the tank will get empty in 45 minutes. Okay. Now, next question. Question number 9. Question number 9 says, 2 pipes can fill a cistern in 14 hours and 16 hours respectively. The pipes are opened simultaneously and it is found that due to the leakage in the bottom of the cistern, it takes 32 minutes extra for the cistern to be filled up. यहाँ cistern कह लीजिए, tank कह लीजिए, मैं cistern tank को एक ही चीज से एड्रेस करता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे tank हो चाहे cistern हो, हमें तो उसके भरने के टाइम को और निकालने के टाइम को कंसीडर करना है, ठीक है? तो मैं टैंक भी बोल सकता हूँ, सिस्टम भी बोल सकता हूँ, इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो ये 32 मिनट ज़्यादा लेगा उसको भरने में. Then what, when the cistern is full, in what time will the leak empty it? तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो लीक थी जिसकी वजह से 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा था उसको भरने में, ये लीक इस पूरे सिस्टम को कितनी देर में खाली कर देगी, ये सवाल है. तो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं यार, ठीक है? 32 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे, तो यहाँ बात मिनट में आ गई, और यहाँ 14 आवर्स 16 आवर्स दे रखा है. तो एक जगह आवर्स में नोटेशन दे रखी है, एक जगह मिनट्स में दे रखी है. तो मैं अपने सवाल को कन्वीनियंटली सॉल्व करने के लिए इस 14 आवर्स को, ठीक है, 14 आवर्स को मान लेता हूं 14 इंटू 60, 840 मिनट्स. और मैं 16 आवर्स को अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लेता हूं 16 इंटू 60, 960 मिनट्स. ठीक है? तो यानी अब ये टैंक, एक टैंक 840 मिनट में भर रहा है और एक टैंक 960 मिनट में भर रहा है. तो पहले हम ये पता करते हैं कि अगर ये दोनों कंबाइंडली भर रहे होते तो कितनी देर में टैंक को भर देते. ठीक है? तो अगर ये लोग कंबाइंडली भर रहे होते, सिर्फ ये निकालने की कोशिश करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन 840 1 अपॉन 960. तो एक मिनट में लोग कितना भर देंगे, ये हो जाएगा आपका एलसीएम 60 इंटू 14 इंटू 16, ये ले रहा हूं. ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 14, ये तो हो गया 1 मिनट में. तो पूरे टैंक भरने का टाइम कितना हो जाएगा, 60 इंटू 14 इंटू 16 अपॉन 30, 2. तो ये हो जाएगा 28 इंटू 16
तो ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 28 इंटू 10 होता है 280, और 28 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 48, 6 दूनी 12, 168, और 168 को आप 280 में जोड़ोगे तो 448 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों पाइप्स मिलके इस टैंक को 448 मिनट में भरेंगे। दोनों पाइप मिलके इस टैंक को 448 मिनट में भर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वैसे तो हमने निकाला कि अगर दोनों मिलके काम करते तो टैंक कितनी देर भरता है, 448 मिनट में, लेकिन उस लीक की वजह से इस टैंक को भरने में 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। उस लीक की वजह से इस टैंक को भरने में 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी अब कितने मिनट लग रहे हैं, 480 मिनट। पहले 448 मिनट लग रहे थे, 32 मिनट एक्स्ट्रा लगे, अब कितने लगेंगे, 480 मिनट लगेंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों पाइप मिलके जितना टैंक 32 मिनट में भरते हैं, ये वाला लीकेज उस पूरे भरने वाले को आपको 480 मिनट में खाली करता है। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, The pipes are opened simultaneously and it is found that due to the leakage in the bottom of the cistern, it takes 32 minutes extra for the cistern to be filled up. यानी कि ये जो लीकेज था ये पूरे 480 मिनट तक ऑन था। ठीक है, शुरुआत से इन पाइपों ने भरना शुरू किया और लीकेज भी शुरुआत से था, तो ये पूरा टैंक कितनी देर में भरा, 480 मिनट में भरा। इस पूरे 480 मिनट के लिए लीकेज चलता रहा, यानी वो टैंक पूरे 480 मिनट के लिए लीक करता रहा। ठीक है, तो अगर वो लीक नहीं होता तो टैंक 448 मिनट में भर जाता। लेकिन अब क्या है, टैंक पूरे 480 मिनट के लिए लीक हुआ है, यानी 480 मिनट तक उस लीकेज से पानी बाहर निकलता रहा, और जितना पानी उस 480 मिनट तक उस लीकेज से बाहर निकला है उतना पानी भरने के लिए 32 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं इन दोनों पाइप्स को। उतना पानी भरने के लिए 32 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं इन पाइप्स को। ठीक है, तो जितना ये दोनों मिलके 32 मिनट में भरते हैं, जितना ये दोनों पाइप्स मिलके 32 मिनट्स में भरते हैं, उतना खाली करने के लिए उस लीकेज को 480 मिनट चाहिए। ठीक है, जितना ये दोनों 32 में भरते हैं उतना खाली करने के लिए उस पाइप को 480 मिनट चाहिए। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि ऑब्वियसली यार इस टैंक को भरने के लिए अगर लीकेज नहीं होता तो ये दोनों कितना टाइम लेते हैं, ये दोनों 448 मिनट लेते हैं। तो इस टैंक को खाली करने के लिए कितना टाइम लेता है, 32 मिनट। तो जितना वो भरने में ये दोनों जितना भरने 32 मिनट में भर रहे हैं उतना वो 480 मिनट में खाली कर रहा है। तो ये पूरा कितने में भर रहा है, 448 मिनट में, तो ये पूरा कितने में खाली करेगा, तो 32 मिनट का रिस्पॉन्स टू 480, तो 1 मिनट का रिस्पॉन्स टू 480 बटे 32, तो 448 का रिस्पॉन्स टू 480 बटे 32 इंटू 448 मिनट। अब इसको कैलकुलेट करिए, ये कुछ आएगा आपका, अच्छा ये मिनट्स में आ रहा है, एक काम करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अभी आवर्स में आएगा तो ये तो कट के 8 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा और 4 112 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 112 आवर्स। योर आंसर विल बी 112 आवर्स। यानी कि वो लीकेज अगर अकेले ऑपरेशनल होता तो वो 112 आवर्स लेता उस पूरे टैंक को खाली करने के लिए, जब वो पूरा टैंक या पूरा सिस्टम भरा हुआ होता। ठीक है फ्रेंड्स, so what is happening in this question, it is being told to me that there are two pipes, one pipe is filling the tank in 14 hours, the second pipe is filling the tank in 16 hours, and due to a leakage it takes 30 minutes extra to fill the cistern. So obviously I'm converting this hours to minutes because I want to have a uniform quantity. I can convert minutes to hours or I can convert hours to minutes. I am converting hours to minutes because I want to make the calculation convenient. So this 14 hours becomes 14 into 68, 40 minutes. This 16 hours becomes 16 into 69, 60 minutes. Combinedly they will fill in 1 minute 1/840 plus 1/960, which comes out as this much. So total will be the reciprocal, that is 28 into 16 for 48 minutes. This you can calculate. Both the tanks are filling the tank, both the pipes combinedly are filling the tank in for 48 minutes. Now due to the leakage they are taking 32 minutes extra. So because of this 32 minute extra, now the tank gets filled in 480 minutes. Now from starting up to the end of this 480 minutes, this leakage is operational. So for 480 minutes this leakage is throwing out water. And the water that is being thrown out by this leakage for 480 minutes, that water has been compensated by these two pipes combined in 32 minutes. That is, these two pipes combinedly fill the tank, that much amount of tank in 32 minutes, which this leakage throws out in 380 minutes. So the amount of water which these two pipes fill in 32 minutes has been thrown out by the leakage in 480 minutes. So the two pipes fill the entire thing in 48 minutes. So this much amount of water will be thrown out by the leakage in
480 by 32 into 448 minutes. Now this is in minutes. In order to change it in hours, this will be divided by 60. And when I will solve it, I will get the answer as 112 hours. So friends, the very logic beyond this thing is, that I thought that the video is finished, that's why I just paused. That 32 minutes extra were taken. That is, that pipe was leaking from the starting to the end. For 480 minutes this leakage was operational. So it throwed out water for all 480 minutes. And the water which was being thrown out for 480 minutes was being filled by these two pipes in only 32 minutes. So the amount that was thrown out in 480 minutes was filled by these two pipes in 32 minutes. So these two pipes filled the whole tank in 448 minutes. Okay, so if 32 minutes water which is filled by these two pipes is thrown by the leakage in 480 minutes, 1 minute of water by these two pipes will be thrown out in 480 by 32 minutes. So 448 minutes of water will be thrown out by this leakage in 480 upon 32 into 448 minutes. So 480 upon 32 into 448 minutes. In order to change it to hours, I will divide it by 60 and I get my answer as 112 hours. So the leakage working alone will empty the full cistern or tank in 112 hours. I hope this thing becomes clear to you. So this was question number 9. Now we will move on to question number 10, 11, 12 and 13. The video time is finishing, so in the next video card I will cover it. Now friends, one more question of pipes and cisterns and then I will continue with one more concept of time and work, a very special case of time and work. But before this, our last question. A tank T can be filled by an inlet pipe of cross-flow cross-section 10 minutes. Another tank twice as big is filled by 3 inlet pipes whose diameters are in the ratio 1:2:3. If the smallest pipe among these is 4 times as much as in cross-section as the inlet pipe of tank T, find the time taken to fill the second tank. Speed of water flowing in the second tank is half the speed of water flowing in the first tank. काफी बड़ा सा सवाल है यार. बोला गया एक टैंक है T जिसको एक इनलेट पाइप भर रहा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जिसका कुछ है और 10 मिनट्स में भर रहा है. तो मान लीजिए कि जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस r है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर. ठीक है, और उसके क्रॉस सेक्शन से 1 मिनट में मान लीजिए s स्पीड से पानी बह रहा है. ठीक है, s स्पीड से पानी बह रहा है और 10 मिनट्स के s स्पीड पर मिनट, मान लीजिए s स्पीड पर मिनट कुछ भी होगा, और तो 10 मिनट्स में कितना बह जाएगा? 10 मिनट्स में बह जाएगा आपका 10 इंटू पाई आर स्क्वायर बस एस, और ये हो जाएगी उस टैंक की पूरी कैपेसिटी, टैंक का वॉल्यूम टीवी मान लीजिए. ठीक है, मैंने मान लिया कि उसका जो इनलेट पाइप था उसका क्रॉस सेक्शन आर था, आर रेडियस था. ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. उस एरिया से पर मिनट मान लीजिए एस वॉल्यूम ऑफ पानी बह रहा है. ठीक है, और तो 10 मिनट्स के लिए कितना बनेगा 10 पाई आर स्क्वायर इंटू एस. ठीक है, अच्छा ये एस वॉल्यूम किस चीज को डिनोट हो रहा है? एस वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट बह रहा है. ठीक है, तो ये पानी की जो वॉल्यूम है की स्पीड है भरने की, वो क्या हो जाएगा एस वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट. तो 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा 10 पाई आर स्क्वायर एस. ये हो जाएगी उस टैंक की टोटल कैपेसिटी. ठीक है यार, अब उसने पूछा है अनदर टैंक ट्वाइस एज बिग, तो ट्वाइस एज बिग यानी इसका भी दुगना, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 20 पाई आर स्क्वायर एस. इसका दुगना हो जाएगा ये. ठीक है यार, अब उसने क्या बोला है, जो इस वाले में 3 इनलेट पाइप है जिनका डायमीटर 1:2:3 के रेशियो है. 3 इनलेट पाइप लगे हुए हैं जिसका डायमीटर 1:2:3 के रेशियो में है. तो डायमीटर अगर 1:2:3 के रेशियो में है तो आपका रेडियस भी इसी रेशियो में होगा, क्योंकि डायमीटर को रेडियस में बदलने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो हर चीज 2 से डिवाइड होगी, तो ऑब्वियस बात रेडियस भी इसी रेशियो में आ जाएगा. एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इनमें से जो सबसे छोटा वाला पाइप है ना, ये वाला पाइप, इसका क्रॉस सेक्शन इस वाले क्रॉस सेक्शन से 4 गुना बड़ा है. यानी कि पहले वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर था, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पहले वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया था पाई आर स्क्वायर, और ये वाला जो सबसे छोटा वाला है ये इसके 4 गुना है, तो इसका सबसे छोटे वाला कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. इसको आप क्या लिख सकते हो पाई 2r का होल स्क्वायर. ठीक है, तो पाई 2r का होल स्क्वायर लिखते हो, यानी इसके केस में रेडियस कितना हो गया, इसके केस में रेडियस को करस्पॉन्ड कर रहा है 2r, तो ये कितना हो जाएगा 4r, तो ये कितना हो जाएगा 6r. तो r के टर्म्स में पता चल गया कि इन तीनों पाइप्स के रेडियस कितने हो गए 2r 4r और 6r. तीनों पाइप्स के रेडियस हो गए 2r 4r और 6r. तो इसका एरिया लिखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर, और इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 36 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये तो इनके एरिया हो गए. इस एरिया से पानी बह रहा है, लेकिन यहां पे जो पानी के बहने की स्पीड है वो आधी है.
ठीक है, तो ये तो कॉमन है, पानी के बहने की स्पीड आधी है, स्पीड कितनी हो जाएगी, s/2 हो जाएगी। ठीक है, स्पीड हो जाएगी आपकी s/2। उसने पूछा क्या है कि इसको कितना टाइम लगा, मान लीजिए इसको t टाइम लगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 20 πr² इसके बराबर। ठीक है, क्योंकि दोगुना टैंक भरना था, जिस टैंक में भर रहा था वो टैंक इसके दोगुना है, तो कितना 20 πr² है, लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, आधी हो गई, और ये क्रॉस सेक्शन का प्लस हो गया, क्योंकि इतने पूरे एरिया से पानी बह रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, s/2 16 + 4 20 और प्लस 36 56 πr² इंटू t बराबर 20 πr² s कैंसिल आउट हो गया, πr² कैंसिल आउट हो गया, तो t कितना हो जाएगा 20 into 2 by 56 2 10 28 2 5 14 2 7 40, आपको आंसर मिल गया 5/7 मिनट्स। सो आंसर कम्स आउट एज 5/7 मिनट्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका 5/7 मिनट्स। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, व्हाट हैज हैपेंड इन दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज हैपेंड समथिंग लाइक दिस, दैट suppose there is a tank, okay, and a cross section of pipe is attached to it. I suppose that the radius of this cross section is r, so the area of that cross section becomes πr². Now obviously through that I suppose that water is flowing, the volume of water is flowing at s volume per minute, so s volume per minute becomes s, so in 1 minute the volume of water that flows through this cross section is πr² into s, but for 10 minutes, in the 10 minutes the tank is full, so the total volume of tank will become 10 into πr² into s. This I am assuming, an arbitrary quantity as the volume of that tank, so 10 πr² s becomes. Now there is a second tank which is twice its capacity, so the second will become 2 into 10 πr², so it will become 20 πr². In these three pipes are attached, whose diameters are in the ratio 1:2:3. So if diameters are in the ratio 1:2:3, the radius will also become in the ratio 1:2:3, because diameter by 2 is radius, and you have to divide all the quantities by 2, so the ratio will remain the same. Now the smallest pipe has a cross section which is 4 times the cross section of the first pipe, that is the pipe which is connected in the first tank. So if its cross section was πr², the smallest pipe cross section here will become 4 πr². So this is pi into 2r whole square. So the radius of the first pipe will become 2r, and the radius is in the ratio 1:2:3. So the radius of first pipe is 2r. So the radius of second pipe will be 4r. So the radius of third pipe will be 6r. So 2r, 4r, 6r. Now, if the speed of flowing water is s/2, and the tank has to be filled twice, so the tank capacity is this. This 4 pi r² is the area, and it will be multiplied by s/2 into t. So I have taken s/t and t, s/2 and t as common, and in the bracket I have written 4 pi r², area of cross section of first, this one, then of this one is pi into 4r², that becomes 16r², then pi into 6r², that becomes 36r², and the combined cross section of all the three pipes will become 56 πr² into speed s/2 into time taken. I have to calculate this time taken. So this πr² gets cancelled out, ss gets cancelled out, and I get ts 20 into 2 upon 56, which comes down as 5/7 minutes. Okay, it will come out around 70 point something. So this becomes my answer. So this was solution of question number, I think, which was this question? This was question number 10. Okay, now I'm going to discuss with you a special case of time and work. एक स्पेशल केस हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का। ये जो केस है ये स्पेशली आपको अक्सर का दिख जाता है। इस स्पेशल केस को देखने के लिए पहले तो मैं आपके सामने 2 सवाल पढ़ूंगा। वो 2 सवाल कौन कौन से हैं? इसी शीट में जो मैंने शीट आपके लिए प्रिपेयर की, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट अ वर्क इज 4 hours and 9 hours more respectively than the time taken by both of them combinedly to complete the same work. Find the time taken by B to complete the work. ये क्वेश्चन पूछा उसने। यानी कि ए और बी मिल के जितने टाइम में काम कर रहे हैं उस टाइम से 4 घंटे ज्यादा ए ले रहा है अकेले उस टाइम को कंप्लीट करने के लिए, वर्क को कंप्लीट करने के लिए, और बी 9 घंटे ज्यादा ले रहा है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो उसने पूछा क्या कि बी उस वर्क को कितनी देर में कंप्लीट करेगा। ये एक केस हो गया। इसी के पैरेलल आप क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। 13 क्या कह रहा है? एक्स अलोन वुड कंप्लीट एक्स आवर्स मोर, एक्स अलोन वुड टेक एक्स आवर्स मोर टू complete a job than both x and y together. If y worked alone, he took 4.5 hours more to complete it than both x and y together. What time
वुड दे टेक इफ बोथ x एंड y वर्क टुगेदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 एक जैसे मिलेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज हो गया है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए दो क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज कौन कौन सी? मान लीजिए a और b है, ठीक है, और ये a और b मिलके एक काम को t डेज में कर रहे हैं। ये a और b मिलके एक काम को t डेज में कर रहे हैं, और मान लीजिए ये बोल दिया गया कि a जब अकेले इस काम को करेगा तो वो अकेले इस काम को जितना मिल के टाइम लग रहा है उससे मान लीजिए a डेज ज्यादा में कर रहा है, और ये जो b अकेले जब इस काम को करेगा, ठीक है, तो अकेले इस काम को करने में जितना कंबाइंडली टाइम लग रहा है उससे मान लीजिए b डेज ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो इनको इंडिविजुअली कितना कितना टाइम लगेगा, ये सवाल पूछा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो यार, तो कुछ इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी 1/t प्लस a प्लस 1/t प्लस b इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। यहां पे एक बार और ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने t प्लस a लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे मैंने t प्लस a लिखा हुआ है, यानी कि आपको यहां पे क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि a इस काम को करने के लिए जितना काम दोनों को कंबाइंडली लग रहा था, मान लीजिए t काम दोनों कंबाइंडली लग रहा था, उस कंबाइंड लगने वाले काम से a आवर्स ज्यादा ले रहा है, उस कंबाइंड लगने वाले काम से a आवर्स ज्यादा ले रहा है, यानी a इस काम को अकेले कितने में कर रहा है? t अपॉन a में। तो मैंने 1/t अपॉन a लिख दिया, क्योंकि अब यहां पे क्वेश्चन मेरे लिए क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा कि a इस काम को t बाई a आवर्स में कर, t प्लस a आवर्स में कर रहा है, तो एक आवर में कितना करेगा? 1/t प्लस a। सिमिलरली b इस काम को t प्लस b आवर्स में कर रहा है, तो एक आवर में कितना करेगा? 1/t प्लस b। और दोनों मिलकर किस काम को कितने आवर्स में कर रहे हैं? t आवर्स में कर रहा है, तो एक आवर में कितना कर लेंगे दोनों मिलके? 1/t। यानी हो क्या रहा है यहाँ पे a और b दो और वेरिएबल्स दे रखे हैं मुझे, और a और b क्या है? a और b वो वेरिएबल्स हैं कि पहला आदमी यानी a जब इस काम को अकेले कर रहा था तो जो टोटल टाइम लग रहा था उससे a आवर ज्यादा ले रहा था, और दूसरा आदमी जब इस काम को अकेले कर रहा था तो जो टोटल टाइम कर जो दोनों मिलकर काम कर रहे थे उसमें जो टाइम लग रहा था उससे b आवर ज्यादा ले रहा था। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। t प्लस a और t प्लस b मैंने एलसीएम ले लिया, और t प्लस ऑफ b प्लस t प्लस ऑफ a 1/t को जैसा बना, फिर हो जाएगा 2t प्लस a प्लस b, और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस at प्लस bt प्लस ab, ये कितना हो जाएगा? 1/t। मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस at प्लस bt, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको आप उधर ले आइए तो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस ऑफ at प्लस ऑफ bt प्लस ऑफ ab, ठीक है। तो ये at कट गया, ये bt कट गया, क्या बचा? 2t स्क्वायर बराबर t स्क्वायर प्लस ab। ये t स्क्वायर इधर ले आइए तो इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा? t स्क्वायर बराबर ab, तो t कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ab। यानी मुझे क्या रिलेशन मिला? मुझे एक रिलेशन ये मिला कि जब भी इस तरीके का केस होगा तो जो टोटल मिल के जितने टाइम में वो काम कर रहे होंगे वो टाइम क्या हो जाएगा? वो टाइम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a एंड b। अंडर रूट ऑफ a एंड b, ये a और b क्या है? ये a और b वो टाइम है जो ज्यादा लगा था इन लोगों को ओरिजिनल टाइम से, जो दोनों मिलके कर रहे हैं उससे उतना ज्यादा लग रहा था। यानी कि अगर दोनों मिलके काम को टी में लग रहे थे तो ए अकेले करता तो काम को कितने में कर रहा था? टी प्लस ए में, और बी अकेले करता तो काम कितने में कर रहा था? टी प्लस बी में। यानी ए और बी एक्स्ट्रा टाइम थे। तो जब भी आपको सामने कुछ ऐसी क्वेश्चन बनेगी 1/t प्लस ए प्लस 1/t प्लस बी इज इक्वल टू 1/t, आप सीधे सीधे बोल देंगे कि t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। और जैसे ही आपको मिल गया t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस ए, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस बी, ठीक है। तो इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट अ वर्क इज 4 आवर्स एंड 9 आवर्स मोर रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए टोटल टाइम टी लग रहा था, तो ए को कितना लगा? टी प्लस 4, बी को कितना लगा? टी प्लस 9। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1/t प्लस 4 प्लस 1/t प्लस 9 इक्वल्स टू 1/t। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीधे सीधे क्या लिखोगे? ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो ये a ये b, तो t कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ab, यानी अंडर रूट 4 × 9
यानी कितना हो जाएगा 6। टी निकल के आ गया 6, ठीक है। तो टी अगर 6 निकल के आ गया तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। और आप चेक भी कर सकते हो 1/10 प्लस 1/15 को सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 3/30 प्लस 2/30 5/30, ये 1/6 हो जाएगा और ये 1/6 यहाँ पे बैर टी कितना है, टी निकल गया है 6। यानी आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क। तो बी को कितना कंप्लीट करने में टाइम लगा, t+9, ठीक है। t+9 लगा है, ये 15 आ रहा है, 9 + 6 15, तो t+9 कितना है, t हमें 6 मिला है तो 6 + 9 कितना हो जाएगा 15 डेज, 15 आवर्स, सॉरी। तो ये 15 आवर्स हो जाएगा। आवर्स डेज कुछ भी हो सकता है तो क्वेश्चन के हिसाब से वैरी करेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 आवर्स हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 13 क्या दे रखा है, x alone will do a job in 8 hours more और y 4.5 आवर्स मोर, ठीक है। तब देखो मान लीजिए दोनों मिला के t काम लग रहा था, तो x को कितना लगेगा t+8, y को कितना लग रहा है t+4.5, 4.5 ही दे रखा है ऑब्वियसली। तो अब क्या हो जाएगा, ये a और b हो जाएगा तो t कितना हो जाएगा, कुछ कैसा बन रहा है ये आप समझ सकते हैं कुछ ऐसा बन रहा होगा 1/t इक्वल्स टू 1/t + 8 1/t + 4.5, यही तो बन रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, तो कितना बन जाएगा t √8 4.5, ये हो जाएगा √36, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा 6 आवर्स है, तो ये 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, और ये 6 और 4.5 कितना हो जाएगा 10.5, और 1/14 + 1/10.5 करके भी कर लीजिए, आपको आंसर वही मिलेगा। तो क्या पूछा, व्हाट टाइम दे वुड टेक इफ बोथ x एंड y वर्क टुगेदर, तो दोनों काम मिलकर करते तो कितना टाइम लगता है, x 6 आवर्स लगता, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता 6 आवर्स। यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे b का टाइम पूछा था, तो आंसर क्या हो गया था 15 आवर्स। तो आप समझ सकते हैं कि आंसर कुछ भी हो, ये एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और आपके दिमाग में एक कंसेप्ट छप जाना चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में कंसेप्ट पूरी तरीके से छप जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक कंसेप्ट और सीधे सीधे पूछा जाता है। So friends, what is happening in this question? It was if I have explained you something like this is because suppose that A and B together can do a work in t hours. Now, if A individually does the work, he takes small a hours more. So suppose combinedly they do the work in t hours, and if A alone is working, he is taking t + a hours, and if B alone is working, he is taking t + b hours. So the equation will become something like this: 1/t + a plus 1/t + b is equals to 1/t. Now, when I am going to solve this equation, I will get the final result as t is equals to √ab. So, from this thing, I get that if the combined time taken by both the persons to finish the work is t hours, and individually they are taking some time more, and in the case of A, it is taking a hours more, in the case of B, it is taking b hours more. So, t will become equals to √a and b. So, now the basis of these are specific type of questions which you directly see in exams. And in that case, you don't have to solve them, you directly have to take the answer. So, here, in 11th question, it was being told that A and B take 4 and 9 hours more respectively than the time which they take to do the work together. So if they do the work together in t hours, A takes t + 4 hours, B takes t + 9 hours. So the equation will be something like this: 1/t + 4 plus 1/t + 9 is equals to 1/t. When I solve it, I don't need to solve it. I will directly put it as t is equals to √ab, where A becomes 4, B becomes 9. So √4 into 9, it becomes √36, that is 6. That t becomes 36 hours. Hence combinedly they will take 6 hours to do the work. So A alone will take 6 + 4, 10 hours to do the work, and B alone will take 6 + 9, 15 hours to do the work. Okay. Similarly, in question number 13 was told that x and y are there. X is taking that 8 hours more than the combined times, and y is taking 4.5 hours more than that combined time. So it becomes t + 8, this becomes t + 4.5. So again the equation becomes something like this: 1/t is equals to 1/t + 4.5 plus 1/t + 8. So 8 becomes A, 4.5 becomes B. So it will become t is equals to √8 into 4.5. That is equals to √36, which becomes 6 hours. So the combined time comes out as 6 hours, and in this question it was being said that in how much time will both x and y combined do the work. So the answer becomes 6 hours. Okay friends, so this was the specific quiz that I talked to you about. Now, अब हम लोग अपना आखिरी क्वेश्चन भी निपटा मारते हैं. थोड़ा सा ही टाइम बचा है. फ्रेंड्स, अपने व्यूज इन वीडियोस के बारे में जरूर देते रहिएगा. Anil can stitch a suit in 3 hours less than Sunil. Sunil stitches it alone for 4 hours, and then Sunil takes over and completed the stitching.
If altogether 14 hours were taken to stitch the suit, how many hours would Sunil and Anil take individually to stitch the suit? इसने पूछा कि कितने आवर्स लगेंगे सुनील और अनिल को कंबाइंडली सूट को स्टिच करने के लिए। क्या बोल रखा है भाई कि मान लो सुनील एक सूट को एस में स्टिच करता है, तो अनिल 3 आवर्स लेस में कर देगा, तो अनिल कितने में कर देगा? एस माइनस 3। ये सुनील है, ये अनिल है, ठीक है। अब इसने बोला है कि अनिल स्टिचेस इट फॉर 1/4 आवर्स। अनिल इसको 1/4 आवर के लिए स्टिच करता है, 4 आवर्स के लिए स्टिच करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/s-3। और 4 आवर्स के लिए कर रहा है तो कितना कर देगा? 4/s-3 कर देगा। एंड देन सुनील टेक्स ओवर, ठीक है। और फिर क्या करेगा? सुनील इसको स्टिच करेगा। तो टोटल उनको लगे 14 आवर्स। तो पहले 4 घंटे के लिए अनिल ने स्टिच किया, तो 4/s-3 कर दिया। अब टोटल 14 घंटे लगे, तो सुनील ने कितने देर के लिए किया होगा? 10 घंटे के लिए। और उसने 1 घंटे में कितना सेल करता होगा? 1/s करता होगा, तो ये जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल वर्क। उसने पूछा क्या है कि दोनों अलग अलग कितना करते हैं। तो यार 1 घंटे में अनिल कर रहा है 1/s-3, तो 4 घंटे में कितना करेगा? 4/s-3। 1 घंटे में सुनील कर रहा है 1/s, तो 10 घंटे में कितना करेगा? 10/s। इसको सॉल्व करिए, तो s-3 मिल जाएगा 4s + 10s-30 1। इसको सॉल्व करिए तो 4s और 10s जोड़ के हो जाएगा 14s-30 s² - 3s s² - 17s plus of 30 equals to 0। हो जाएगा s² - 15s - 2s + 30 equals to 0। s की वैल्यू आ जाएगी 15 और 2। यानी सुनील कितने में भर रहा है? 15 में कर रहा है, 2 में कर रहा है। अगर 2 मानेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो 2 वाला केस नहीं मानेंगे। तो सुनील अगर 15 में कर रहा है, तो अनिल कितने में करेगा? 12 आवर्स में। तो सुनील इज स्टिचिंग द सूट इन 15 आवर्स एंड अनिल इज स्टिचिंग द सूट in 12 hours. So friend, what is happening? It has been told that Anil takes 3 hours less than Sunil to stitch a suit. If Sunil is taking, I suppose, 15 hours, so Anil will take 12 hours. Now, this is the answer. I suppose that if Anil stitches a suit in s-3 hours, in 1 hour he will stitch 1/s-3. So in 4 hours, 4/s-3. Total time is 14 hours, so Sunil will take 10 hours. 14 minus 4. So Sunil will stitch 10/s. So this total becomes 1. When I solve, I get the value of s is 15 and 2. 2 will not be the case, because 2 minus 3 will become -1. So Sunil will take, if 15 hours, then Anil is going to take 15 minus 3, 12 hours. So this becomes the solution. This was the solution to question number 12. So my video finishes here. Friends, in the next video, I will take up time, speed and distance. If you have any doubts or any comments or any suggestions, please leave it in the comment section.